नमस्कार स्टूडेंट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस सेशन में इस तरह की वीडियोस पर बात कर रहे हैं कॉमन एरर्स पर, जो कि एसएससी में अभी तक आई हुई हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। 105 सेंटेंसेस पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। 106 सेंटेंस से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये इस वीडियो का पहला सेंटेंस होगा। अप्रोच के बारे में आप जानते हैं, हम यहाँ पर सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, साथ में हम सिमेंटिक्स का भी ध्यान यहाँ पर रखते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये किस फंक्शन में हैं, क्या इनका पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए इनके फंक्शन के आधार पर, और एक वर्ड सेंटेंस को या दूसरे वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लोजेस को किस तरह से प्रभावित करता है। देखिए, ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं सेंटेंस में ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये एक दूसरे से बुने हुए होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और ओवरऑल किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में एक स्पेसिफिक मीनिंग को जनरेट करते हैं। इसी तरह से लिखा होता है किसी भी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आप जो नए स्टूडेंट हैं वो थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि हम किस तरह की अप्रोच की बात कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट पहले वीडियोस देख चुके हैं, फैमिलियर हैं, तो उन्हें तो पता ही है। ये है आपके सामने 106 सेंटेंस। आप जो है अपनी किरण पब्लिकेशन की जो आपकी एसएससी की इंग्लिश वाली बुक है उसमें ये सेंटेंस भली भांति देख सकते हैं। इन्हें वहीं से टाइप करवाया है मैंने, ठीक है। ये आपके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है व्हेन, ये जो वर्ड है व्हेन, ये एडवर्ब भी हो जाता है भैया और कंजंक्शन भी हो जाता है। दोनों ही सूरतों में ये रिफर टाइम को ही करता है। कंजंक्शन होगा तब भी ये टाइम का ही रेफरेंस देगा और एडवर्ब होगा तो भी ये टाइम का ही रेफरेंस देगा। आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि ये किस लिए लगा हुआ है। एडवर्ब की तरह अगर लगा हुआ होगा तो या तो एडजेक्टिव के लिए होगा या एडवर्ब के दूसरे एडवर्ब के लिए होगा या वर्ब के लिए होगा। हालांकि टाइम को ही रिफर कर रहा होगा, लेकिन कोई तो इसका फंक्शन ऐसा होगा जो इसको एडवर्ब बनाएगा। और कंजंक्शन की तरह अगर ये काम कर रहा होगा तो ये दो क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहा होगा। जी हाँ, कंजंक्शन यही काम करता है। कंजंक्शन का जो बेसिक फंक्शन है वो यही है कि कंजंक्शन दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। क्या यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि क्या काम कर रहा है? देखिए, दो क्लोजेज आपके सामने लिखी हुई हैं सेंटेंस में, आपको देखते समझ में आना चाहिए। पहली क्लोज आपके सामने लिखी है व्हेन एट लास्ट वी गो टू द थिएटर, उसके बाद कोमा से इसको अलग किया गया है, फिर उसके बाद लिखा है द मच पब्लिसाइज प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स वाज बिगिन। क्लोज का मतलब होता है, देखिए मैं इस पर लेक्चर भी दे चुका हूँ, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्लोज सेंटेंस का हिस्सा होती है। ये इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, डिपेंडेंट भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट क्लोज भी होती है, डिपेंडेंट क्लोज भी हो सकती है। डिपेंडेंट से मतलब है मेन क्लोज पे डिपेंड करती हो, मेन क्लोज में उसकी कोई भूमिका हो, उसका कोई फंक्शन हो, अपने मीनिंग के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए मेन क्लोज पर डिपेंड करती हो। तो ये जो क्लोजेज होती हैं ये सेंटेंस का ही हिस्सा होती हैं। इनको सेपरेट सेंटेंस नहीं कहा जा सकता, इनका अपना कोई सेपरेट या इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, ठीक है। ये सेंटेंस का ही हिस्सा होती हैं। और क्लोज का मतलब है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। जहां भी आपको ये कॉम्बिनेशन मिले आप उसको क्लोज कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब, एक क्लोज ये हो गई, और फिर दूसरा सब्जेक्ट द मच पब्लिसाइज प्रोग्राम ये हो गया, और फिर वाज बिगन एक मेन वर्ब ये हो गई। यानी कि एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, तो ये हो गई दो क्लोजेस। अब इन दो क्लोजेस को जोड़ने का अगर काम कर रहा है तो व्हेन को कंजंक्शन ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तय हो गया कि व्हेन कंजंक्शन है अपने फंक्शन के आधार पर। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, चाहे ये एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो, ये टाइम को ही रिफर करता है और इसको कहा भी एडवर्ब टाइप जाता है। अगर व्हेन को आप डिक्शनरी पर डालोगे या गूगल पर डालोगे तो व्हेन या तो कंजंक्शन लिखा हुआ आएगा या लिखा हुआ आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम का रेफरेंस देता है। जिस भी फ्रेज या जिस भी क्लोज के साथ ये जुड़ा रहेगा या जिस क्लोज को जोड़ने का ये काम कर रहा है, ये व्हेन किस क्लोज को जोड़ रहा है, इस क्लोज को जोड़ रहा है, तो ये जो क्लोज होगी ये टाइम क्लोज बन जाएगी। ये पूरी की पूरी क्लोज, ये पूरी की पूरी क्लोज इतनी, ये टाइम का रेफरेंस देगी, ठीक है। इतनी तो बात होगी व्हेन के बारे में। आगे देख लेते हैं। व्हेन कंजंक्शन है एक क्लोज को जोड़ने के लिए, ये मेन क्लोज है हमारी, द मच पब्लिसाइज प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स वाज बिगन। इसको मेन क्लोज क्यों कह रहे हैं?
इस तरह के बेसिक सवाल दिमाग में आने चाहिए शुरुआत में। भाई इसको मेन क्लोज क्यों कह रहे हैं? इसको मेन क्लोज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेंटेंस का जो मेन इन्फॉर्मेशन है या सेंटेंस के द्वारा जो मेन इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, ये जो सेंटेंस का जो मेन एक्शन है, मेन एक्टिविटी है, मेन वर्ब है, वो इस क्लोज के द्वारा जा रहा है। इस क्लोज के द्वारा मेन इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये क्लोज जो लगाई गई है ये मेन इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं लगाई गई है, ये तो इस क्लोज का या इस क्लोज वाले एक्शन का टाइम बताने के लिए लगाई गई है। इसीलिए इसीलिए इस पूरी क्लोज को एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज भी बोल देते हैं ग्रामरियन। एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज भी कह देते हैं इस पूरी क्लोज को। व्हेन कंजंक्शन हो रहा है, लेकिन व्हेन कंजंक्शन से जिस क्लोज को जोड़ा जा रहा है उसको जोड़ने का मतलब है, उसको जोड़ने का औचित्य है, ऑब्जेक्टिव है इस क्लोज का टाइम बताना या इस क्लोज वाली वर्ब का टाइम बताना। चूंकि वर्ब का टाइम बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम, वो वर्ड, वो फ्रेजेस, वो क्लोजेज जो वर्ब के बारे में बताए एडवर्ब कहे जाते हैं। और चूंकि वर्ब का टाइम बता रहा है तो इसको कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये कोई सिंगल वर्ड तो है नहीं लिखा हुआ, पूरी क्लोज लिखी हुई है, तो इसको ग्रामरियन कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज। एडवर्बियल क्लोज भी कह दिया जाता है इसको, एडवर्बियल क्लोज भी कह दिया जाता है इसको। एडवर्ब क्लोज भी लिख देते हैं कुछ ग्रामरियंस, कुछ आप वेबसाइट्स पढ़ेंगे या कुछ किताबें आप पढ़ेंगे तो एडवर्ब क्लोज भी लिख दिया जाता है, ठीक है। कुछ लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में, कुछ ग्रामरियंस इसको शॉर्ट फॉर्म में सीधे टाइम क्लोज कह देते हैं, टाइम क्लोज कह देते हैं। कुल मिलाकर वो एक ही बात कह रहे हैं कि ये क्लोज लिखी गई है टाइम का रेफरेंस देने के लिए। और किसके टाइम का रेफरेंस देने के लिए? मेन क्लोज वाली वर्ब का, ठीक है। मेन क्लोज में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसके टाइम का रेफरेंस देने के लिए। इतनी बात हो गई इस क्लोज के बारे में। अब आगे देख लेते हैं कि व्हेन के बाद है क्या लगा हुआ। ये हो गया व्हेन, आपका कंजंक्शन हो गया। देखिए जो एट लास्ट है, एट लास्ट का मतलब होता है इन द एंड, ठीक है, अंत में। एट प्रीपोजिशन है और ये जो प्रीपोजिशन है ये इसके बाद लास्ट लगा हुआ है ऑब्जेक्ट की तरह। ये जो पूरी फ्रेज आपके सामने बन रही है एट लास्ट, इसका मतलब होता है इन द एंड या विद मच डिले, ठीक है। कोई काम हो रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, आप बिल्कुल लास्ट में वहां पे पहुंचे, ठीक है, एंड में पहुंचे वहां पे, या बहुत ज़्यादा डिले के बाद पहुंचे। 2 घंटे का फंक्शन है, आप आ रहे हैं 1.5 घंटे लेट, आप आ रहे हैं 1.5 घंटा लेट, तो आधे घंटे का फंक्शन ही आप देख पाएंगे। तो उसको कहा जाता है एट लास्ट, या फिर लास्ट में और लास्ट कर दो इसको, बिल्कुल लास्ट के 15 मिनट में, लास्ट के 10 मिनट में पहुंचे। ऐसा हो जाता है ना, कोई फंक्शन चल रहा है, कोई पार्टी चल रही है, हम लेट हो जाते हैं, तो लास्ट बोला जाता है उसको, एट लास्ट। एट लास्ट की जगह इन द एंड भी लिखा जा सकता था, विद मच डिले भी लिखा जा सकता था। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है ये भी इस व्हेन में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए लगाई गई है। वही व्हेन तो ठीक है, कंजंक्शन लग रहा है, लेकिन ये जो एट लास्ट व्हेन की वजह से जिस मीनिंग को कन्वे किया जाएगा इस क्लोज में, उस टाइम में ही एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए एट लास्ट लगाई गई है। तो चूंकि ये भी इस गोट वाली वर्ब के बारे में बता रही है, इसका टाइम बता रही है, तो इसको भी एडवर्ब ऑफ टाइम ही कंसीडर करके चलेंगे आप। जी हाँ, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं, ठीक है। व्हेन कंजंक्शन लग गया और ये पूरी क्लोज एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रही थी इस वाली वर्ब के लिए, लेकिन ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रही है इस वाली वर्ब के लिए। ये वाला काम कब हुआ? एट लास्ट में, यानी कि व्हेन का रिप्लाई। ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं सारे के सारे व्हेन का रिप्लाई होते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई यहाँ तक, एट लास्ट तक। अब ये देखिए जो वर्ड लगा हुआ है प्रोनाउन, मैं पहले ही बता चुका हूं लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा आपके सामने, और यही मेरा पढ़ाने का समझाने का तरीका है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक भी सेंटेंस आपको बता रहा हूं तो ये मेरा पहला सेंटेंस है। अभी तक मैं कंसीडर करके चलता हूं कि अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, और ये भी कंसीडर कर लेता हूं कि आपने अभी तक कुछ सीखा भी नहीं, आप कुछ जानते भी नहीं, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को बेसिक से बता के चलता हूं। हो सकता है ये बात जो
मैं बोलता हूँ यहाँ पर, ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में कई बार कह चुका हूँ, और हो सकता है आप इनमें से कई सारी बातें, बहुत सारी बातें इधर उधर से सुन चुके हो, सीख चुके हो, आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ कि ये मेरी लाइफ का पहला सेंटेंस है जिसमें मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है जितनी इस सेंटेंस से रिलेवेंट है, और ये आपका भी जो है पहला सेंटेंस है। ठीक है, तो वापस आते हैं सेंटेंस पर। ये लिखा है आपके सामने एक प्रोनाउन, ये आपके सामने एक प्रोनाउन लिखा हुआ है वी। अब ये देखिए, जो प्रोनाउन है तो किसी भी सेंटेंस में या इंग्लिश में कोई भी प्रोनाउन केवल तीन ही फंक्शन या तीन ही भूमिका में रह सकता है। या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, या वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब सीधी सी बात है कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो लिंकिंग वर्ब के साथ लिख के आते हैं। कॉम्प्लीमेंट होते हैं सब्जेक्ट के, और लिंकिंग वर्ब इनको लिंक करने का काम करती है। सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करती है। जैसे मैं कहूं सी सीम्स रूड, रूड एडजेक्टिव है और ये कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। हालांकि ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते। हमने यहाँ पर रूड लिख दिया तो सी सीम्स रूड, ये लिंकिंग वर्ब है सीम। सीम लिंकिंग वर्ब ने इस एडजेक्टिव को जो कि कॉम्प्लीमेंट बन रहा है सब्जेक्ट के लिए, प्रोनाउन के लिए, लिंक कर दिया। लेकिन क्या हम यहाँ पर रूडली लिख सकते थे? बिल्कुल नहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा गया है उसे होना है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक, जो मीनिंग को पूरा करे। किसके मीनिंग को पूरा करे? अरे जिससे लिंक किया जा रहा है, और लिंक किससे किया जा रहा है? लिंक किया जा रहा है सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? हर हालत में सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। मतलब यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा जाना है वो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए लिखा जाना है, इसीलिए उसको कॉम्प्लीमेंट बोला जा रहा है। एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन के लिए आ सकते हैं, आपने सीखा है, आपने समझा है कि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए या उनके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन क्या एडवर्ब ऑफ मैनर किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आ सकते हैं? नहीं। जो एडवर्ब होते हैं, और खासकर एडवर्ब ऑफ मैनर, वो वर्ब के मैनर बताने के लिए आते हैं। कोई भी वर्ब होती है, कोई भी एक्शन होता है, वो किसी भी नेचर का हो, अगर कोई एक्शन होता है या किया जाता है तो उसमें एक ढंग होता है, उसमें एक मैनर होता है, उस मैनर को बताने के लिए एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी वर्ड लगाया जाना है वो तो इस नाउन प्रोनाउन के लिए लगाया जाना है, तो एडवर्ब मैनर तो लगा ही नहीं सकते हैं इस नाउन प्रोनाउन के लिए। हाँ, इस वाली वर्ब के लिए कोई एडवर्ब मैनर लग सकता है, लेकिन वो फिर यहाँ पर नहीं लगेगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता। और वैसे भी इसके लिए एडवर्ब मैनर लगाना पॉसिबल नहीं है, दूसरे एडवर्ब आ सकते हैं। पॉसिबल हो भी सकता है लेकिन फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं बनेगा वो। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं है, ये भी स्टेट ही बता रही है, ये भी कंडीशन ही बता रही है, सी की कंडीशन बता रही है। ठीक है, हालांकि इसके लिए एडवर्ब मैनर लगाया जा सकता है, लेकिन मीनिंग बहुत ही चेंज हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये एडजेक्टिव तो हो सकते हैं लेकिन एडवर्ब मैनर नहीं हो सकते। अब चूंकि नाउन और प्रोनाउन तो खुद नाउन के कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। भाई आप लिख सकते हो ना, ताजमहल इज अ बिल्डिंग, आप लिख सकते हो ताजमहल इज अ बिल्डिंग। ताजमहल नाउन है और यहां पर ये भी नाउन है, एक नाउन दूसरे नाउन का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी प्रोनाउन को लिखा हुआ देखो, आपके दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए कि या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट केवल लिंकिंग वर्ब के साथ ही आते हैं, लिंकिंग वर्ब उनसे पहले लगी रहती है। यहां इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी है क्या? नहीं लगी। ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन को होना है तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, इस पर मैं लेक्चर डाल चुका हूं, अभी आपको बता देता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन। और ऐसा क्यों करती हैं ये वर्ब?
ये वर्ब ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि इन वर्ब में एक ट्रांजिशन इफेक्ट होता है जो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होना होता है, और ऑब्जेक्ट को लिए बिना, इसीलिए ऑब्जेक्ट को लिए बिना इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं माना जाता। तो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ये ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो अगर इसको ऑब्जेक्ट होना है तो यहां पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब होगी या प्रीपोजिशन होगा, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात, अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होता। इट मीन्स ये अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर तो ये सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि ये जो प्रोनाउन आपके सामने लिखा हुआ है ये हो गया सब्जेक्ट। थोड़ी सी फिर क्लियर कर लेते हैं इसको। ये हो गया आपके सामने सब्जेक्ट। अब ये देखिए गॉट, बेस फॉर्म है गेट। अब ये जो गेट है ये यहां पर मेन वर्ब हो रही है। अब ये जो गेट है ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है और एक्शन नेचर की वर्ब भी हो सकती है। लिंकिंग वर्ब मतलब जो लिंक करने के लिए आई हो। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं, ये सेंटेंस मैंने लिखा आफ्टर प्रैक्टिस शी गॉट कॉन्फिडेंट। फिर एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा आफ्टर प्रैक्टिस शी गॉट कॉन्फिडेंस। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस में आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे इन दोनों सेंटेंस को देखने के बाद आपसे कहूं कि कौन सा वाला सही है, आप क्या कहेंगे? कौन सा वाला सही है? देखिए कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे ये वाला सही है, कुछ कहेंगे ये, कुछ दोनों को ही सही मानेंगे। कहने की बात यह है कि ये दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तक तो सेम है, गॉट तक। चेंज किया मैंने यहाँ पर। यहाँ जो कॉन्फिडेंट लगा है ये एक एडजेक्टिव है, यहाँ जो कॉन्फिडेंस लगा है ये नाउन है। गॉट यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है, और लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है नहीं हो रही है ये पता लगाने का आसान तरीका है कि इसको बी की किसी फॉर्म से रिप्लेस कर लो। बी की फॉर्म होती है ये इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, इनसे रिप्लेस करके देख लो। अब चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज से रिप्लेस करके देख लो। सी वाज कॉन्फिडेंट। इसका मतलब अगर बी खुद एक लिंकिंग वर्ब है, चूंकि बी खुद एक लिंकिंग वर्ब है, बी सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी इस गॉट को रिप्लेस कर सकती है और सेंटेंस मीनिंगफुल है, और बी चूंकि लिंकिंग वर्ब है तो इट मीन्स ये भी लिंकिंग वर्ब के फंक्शन में होगी। तभी तो बी एक लिंकिंग वर्ब होते हुए इसे रिप्लेस कर पाई और सेंटेंस मीनिंगफुल रहा। लेकिन यहां पर वाज लगा के देखो, सी वाज कॉन्फिडेंस। यहां पर अगर आपने गॉट की जगह वाज लगा के देखा जो कि एक लिंकिंग वर्ब है, तो यहां पर सेंटेंस मीनिंगलेस हो गया। वो इसलिए क्योंकि यहां पर इस सेंटेंस में जो गॉट वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब के फंक्शन में नहीं है, ये यहां पर एक्शन वर्ब के फंक्शन में है। इसको अब एक्शन वर्ब कंसीडर करना पड़ेगा, और दोनों ही सेंटेंस सही है। यहाँ पर गोट का मतलब है टू अचीव समथिंग, टू अटेन समथिंग, है ना। एफर्ट लगाने के बाद आपको कुछ मिलता है तो आप कहते हो गोट या गेट। गेट बेस फॉर्म हुई, गोट हुई सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर मतलब हुआ गेट का टू अचीव समथिंग या टू अटेन समथिंग, कुछ प्राप्त होना या प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब के फंक्शन में, दोनों ही सेंटेंस सही है। कहने का मतलब यह है कि गेट लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है, एक्शन वर्ब भी हो सकती है, उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा और उसका मीनिंग भी थोड़ा सा बदल जाएगा, और दोनों ही सेंटेंस ये सही है। अब यहाँ पर देखकर आप बता सकते हैं कि ये जो गेट है ये गेट की सेकंड फॉर्म लगी है, गॉट लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ब है। देखो अगर मीनिंग से पता ना चल रहा हो तो जो यहाँ पे किया था वो यहीं पे करके देख लो, वाज लगा के देख लो। गॉट की जगह वाज लगाना जरा, वी वाज टू द थिएटर, गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखी हुई है ये इस वी का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। जब ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रही है और वॉज लिंकिंग वर्ब इस गोट को रिप्लेस भी नहीं कर सकती, तो इसका मतलब गोट भी लिंकिंग वर्ब के फंक्शन में नहीं होगा। लिंकिंग वर्ब के फंक्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये एक्शन वर्ब के फंक्शन में है।
इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है, कि गॉट यहाँ पर लिंकिंग वर्ब नहीं है, एक्शन नेचर की वर्ब है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी, वो ये कि यहाँ पर जो मैंने गॉट लिखा था इसका मतलब कुछ और था, और यहाँ पर जो गॉट लिखा है इसका मतलब कुछ और है। यहाँ पर जो गॉट लिखा गया है इसका मतलब है टू अटेन समथिंग, कुछ प्राप्त कर लेना, कुछ प्राप्त होना। लेकिन यहाँ पर जो गॉट लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ प्राप्त करना नहीं है, टू द थिएटर को अटेन नहीं कर लिया, अचीव नहीं कर लिया। ये एक्चुअली में गेट टू प्रीपोजिशन के साथ होता है। देखिए एक्शन वर्ब है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। एक्शन वर्ब दो तरीके से कैटेगराइज की जाती है अपने फंक्शन के आधार पर, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट लेगी, इंट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। यहां तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो रही थी, कुछ अचीव कर रही थी ना, कुछ अटेन कर रही थी, तो जिसको अटेन किया जा रहा था वो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन यहां तो कुछ अटेन किया नहीं है, तो यहां तो ऑब्जेक्ट इसने लेना नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव तो है नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लगाया गया है टू, टू प्रीपोजिशन। अब ये जो टू प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन लगाई जाती है डेस्टिनी को रिफर करने के लिए। डेस्टिनी का मतलब लास्ट पॉइंट, आपकी जर्नी का, आपकी मूवमेंट का अगर कोई लास्ट पॉइंट हो तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, वी का लास्ट पॉइंट क्या है, थिएटर। थिएटर मतलब यहां पर थिएटर है, कुछ भी मान सकते हैं। ये थिएटर हो गया आपका, टी बना दे रहा हूं, वो कहीं से चले और ये उनका लास्ट पॉइंट है। तो इस लास्ट पॉइंट को यानी कि डेस्टिनी को रिफर करने के लिए टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है, ठीक है, गॉट टू। और इस मीनिंग में गेट का मतलब है टू रीच अ पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं, गेट टू का मतलब हो गया पूरी जो गेट टू है। कुछ लोग ऐसे भी कह देंगे कि गेट टू फ्रेजल वर्ब बन रही है, मैंने इसको फंक्शन के आधार पर वर्ड टू वर्ड समझा दिया। डिक्शनरी में ऐसे भी लिखा जाता है कि गेट टू फ्रेजल वर्ब बन रही है, या गेट का मीनिंग है, या गेट टू का मीनिंग है टू रीच अ पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है, या स्टेट या स्टेज, ठीक है, किसी अवस्था में पहुंचना या किसी लोकेशन पे पहुंचना। स्टेट अवस्था में पहुंचने के लिए भी गेट टू आ जाती है, स्टेज में पहुंचने के लिए भी, किसी लेवल पे पहुंचने के लिए, जैसे मैनेजर को सीईओ बना दिया तो वो उस सिचुएशन में भी आ सकती है। और ये पोजीशन किसी ज्योग्राफिकल पोजीशन के लिए भी रिफर कर सकते हैं। यहाँ पर ये ज्योग्राफिकल पोजीशन है, भौगोलिक पोजीशन है, ठीक है। ये हो गया वी गोट टू द थिएटर। अब ये जो हमने सीख ली इतनी बात, देखिए टाइम तो लगेगा, लेकिन एक एक वर्ड आप समझते हो जाओगे तो जीवन भर के लिए आपका क्लियर होने वाला है। कुछ बातें हमने, क्या बातें जान ली हमने, एक तो ये जान लिया कि ये जो क्लोज लगी है ये टाइम को रिफर करने के लिए लगी है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। इस क्लोज में अंदर क्या है, कैसे है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। और दूसरी चीज हमने जान ली कि लास्ट में वो आए होंगे, ठीक है, लास्ट में वो आए होंगे, डिले के बाद आए ना, एट लास्ट का मतलब लास्ट में वो आए, काफी देर से चल रहा था प्रोग्राम, लास्ट में पहुंचे। अब यहां पर कोमा लगा है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लोज से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कोमा लगा देना चाहिए, ये अच्छी ग्रामर है। वरना तो कंजंक्शन को कहाँ लगा होना चाहिए था भाई, कंजंक्शन कहाँ लगाया जाता है, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। तो दो क्लोजेस तो यहाँ जुड़ रही हैं, तो वैन कंजंक्शन को यहाँ होना चाहिए था। और अगर वैन कंजंक्शन को यहाँ लगाते तो फिर ये जो वैन क्लोज है ये बाद वाली क्लोज हो जाती, ये मेन क्लोज वाली पहले हो जाती। लेकिन चूंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हमने शुरू में लिख दिया है, सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले लिख दिया टाइम का रेफरेंस देने के लिए, तो हमने कोमा लगा दिया ताकि पता चले कि यहाँ तक ये क्लोज सेपरेट हो गई और यहाँ से दूसरी क्लोज स्टार्ट हो रही है। भाई अगर वैन कंजंक्शन यहाँ लगा होता तो वैन क्लोज यहाँ लिखी होती, मेन क्लोज यहाँ लिखी होती, फिर तो वैन कंजंक्शन के स्टार्ट होने से हमें पता चल जाता कि ये मेन क्लोज यहाँ एंड हो गई और सबऑर्डिनेट क्लोज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर हमने वैन को शुरू में लगा दिया, वैन क्लोज को शुरू में लगा दिया, या इस क्लोज को शुरू में लगा दिया, सबऑर्डिनेट क्लोज को शुरू में लगा दिया, तो हमें कोमा यहाँ पर लगा देना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक मैनर होता है, एक ढंग होता है, उस ढंग के हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
कॉमा लगा के सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट कर दिया, इसने टाइम को रिफर कर दिया। किस टाइम को रिफर किया भाई, टाइम क्लोज है तो टाइम को रिफर किया। किस टाइम को रिफर किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है यहाँ पर। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर लगी हुई है तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट का एक्शन। तो यानी कि हमने बता कर कि ये एक्शन जब हुआ उस टाइम को रिफर कर दिया। यानी कि अगर ये आपकी टाइमलाइन है, टाइमलाइन पर अभी हम दोबारा आएंगे जब मेन क्लोज को समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, तो एक इसने पास्ट इंडेफिनिट की क्लोज ने ये रिफर कर दिया, इस टाइम को रिफर कर दिया कि अगर ये आपका रिपोर्ट टाइम है, रिपोर्ट टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पर आप सेंटेंस को रिपोर्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट यही टाइम जो होता है ना प्रेजेंट का होता है। केवल एक यही पॉइंट जो है जिस टाइम पर आप सेंटेंस को बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, बस वही टाइम, वही पॉइंट, चाहे वो 1 सेकंड का है कितना भी है, उस पॉइंट को ही आप प्रेजेंट का टाइम मानते हैं। उससे पहले का सारा पास्ट, उससे बाद का सारा फ्यूचर। 1 सेकंड पहले का भी पास्ट ही कंसीडर किया जाएगा, 1 सेकंड बाद का भी फ्यूचर ही कंसीडर किया जाएगा। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो इसका मतलब ये एक्शन कहीं पास्ट में हुआ था, तो हो सकता है यहाँ हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, लेकिन हुआ होगा पास्ट में। तो यानी कि पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर कर दिया इस क्लोज ने। इस क्लोज को लगा के उसका एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में बना के हमने रिफर कर दिया कि पास्ट के टाइम की बात हो रही है, पास्ट में कभी भी हो सकता है। अब अगली क्लोज पे चलते हैं, द मच पब्लिसाइज प्रोग्राम। ठीक है, देखो द लगा है आर्टिकल, दा बोल दो, दे बोल दो, दी बोल दो, प्रोनाउंसिएशन वैसी गड़बड़ रहती है नॉर्थ इंडिया वालों की, तो कोई बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है। द बोल दो इसको आर्टिकल। ठीक है, अब ये आर्टिकल अगर लगा है, आर्टिकल होते हैं सारे के सारे डिटर्मिनर। डिटर्मिनर है तो किसी नाउन के लिए आया होगा। कहाँ है वो नाउन, मच तो है नहीं, पब्लिसाइज भी नहीं है, प्रोग्राम है। प्रोग्राम हो गया नाउन जिसके लिए वो आर्टिकल लगाया शुरू में, और पब्लिसाइज हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन से पहले लगी है, इट मीन्स ये यहाँ पर इसके लिए क्या हो रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। और अगर एडजेक्टिव का काम कर रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर किसी नाउन को मॉडिफाई करने का काम करे, या वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करे, तो उसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ये यूँ कहिए कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। क्यों कर रही है एडजेक्टिव का काम, क्यों लगाई गई है ये? देखो किसी भी सेंटेंस को, कुछ सेंटेंस को या किसी वर्ड को, यहाँ पर मैं वर्ड बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी वर्ड को किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में बोलने से पहले उसका फंक्शन देखो। आप या मैं डिसाइड नहीं करते कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। किसी वर्ड की कुंडली में नहीं लिखा होता कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। उस वर्ड का फंक्शन, उस फ्रेज का फंक्शन, उस क्लोज का फंक्शन निर्धारित करता है कि उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में होना है। हमने देखा कि ये जो पब्लिसाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है ये प्रोग्राम के लिए आई है। अगर प्रोग्राम के लिए आई है, प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के लिए आई है, तो हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। यानी कि वो वर्ड, वो सारे के सारे वर्ड, ये फ्रेज, ये क्लोज जो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आते हैं, एडजेक्टिव कहे जाते हैं। अकॉर्डिंगली वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव होनी चाहिए। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो रही है तो फिर इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये जो एडजेक्टिव होते हैं सारे के सारे, ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, या व्हाट टाइप ऑफ, या विच काइंड ऑफ, ठीक है, ये विच काइंड ऑफ या विच टाइप ऑफ का रिप्लाई होते हैं। यानी कि अगर इसके आगे यहाँ पर लगा के देखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लगाओगे विच काइंड ऑफ प्रोग्राम, किस प्रकार का प्रोग्राम, पब्लिसाइज प्रोग्राम। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ पुअर गर्ल, विच काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ गर्ल, पुअर गर्ल, किस प्रकार की गर्ल, पुअर गर्ल। तो ये जो एडजेक्टिव होते हैं सारे के सारे, ये होते हैं विच काइंड ऑफ का रिप्लाई। ठीक है, तो इस तरह से पता चलता है भाई कि एडजेक्टिव है नहीं है। वैसे तो नाउन से पहले लगा है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो एडजेक्टिव ही होगा, और क्या होगा। ये जो मच है, मच की कहानी समझ लेते हैं थोड़ी।
ये जो मच वर्ड है ये डिटर्मिनर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। अब देखो डिटर्मिनर होगा तो किसी नाउन के साथ लिखा होगा। डिटर्मिनर क्यों होता है, डिटर्मिनर क्यों यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में? डिटर्मिनर यूज़ करते हैं किसी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। डिटरमाइन से मतलब है कि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कितना है, किसका है, मेरा है, उसका है, 4 किलो है, 5 किलो है, 10 है, 8 है, कम है, ज़्यादा है, ये डिटरमाइन करते हैं नाउन को। ठीक है, तो अगर नाउन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ हो रहे हैं तो नाउन से पहले लगाए जाते हैं। और ये जो प्रोनाउन है ये नाउन के स्थान पर लगाए जाते हैं, हमें बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े। हमने एक बार बोल दिया राम यहाँ है, अब सब जान गए कमरे में कि राम यहाँ है, तो अब हम दोबारा राम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे वो यहाँ है। ठीक है, तो प्रोनाउन लगाए जाते हैं कि हमें नाउन को रिपीट ना करना पड़े। नाउन के स्थान पर ये लगाए जाते हैं, नाउन को सब्स्टिट्यूट करके ये लगाए जाते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं नाउन के। तो प्रोनाउन नाउन के स्थान पर लगाए जाते हैं। एडवर्ब आपको पता है, एडवर्ब या तो वर्ब के लिए लगाए जाते हैं या फिर एडजेक्टिव के लिए लगाए जाते हैं या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं। मच तीनों ही हो सकता है। यहाँ पर मच क्यों है बता सकते हैं क्या आप देखिए मच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा ये डिसाइड करेगा उसका फंक्शन। और मच यहाँ पर क्यों लगाया गया है, क्यों है यहाँ पर मच? यहाँ पर मच है इस पब्लिसाइज को मॉडिफाई करने के लिए। यहाँ पर ये जो मच लगाया गया है ये पब्लिसाइज को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है। कितना पब्लिसाइज? मच पब्लिसाइज। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एडवर्ब। क्यों है एडवर्ब? क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है। अगर एडजेक्टिव को कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज मॉडिफाई करती है तो उसको हम एडवर्ब ही कहेंगे। और ये एडवर्ब भी है तो किस प्रकार का एडवर्ब है भाई? एडवर्ब भी कई प्रकार के होते हैं, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब डिग्री, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है, एडवर्ब रीजन। तो ये किस प्रकार का एडवर्ब है? ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। और एडवर्ब डिग्री जिसको मॉडिफाई करते हैं उससे पहले लगाए जाते हैं। एडवर्ब डिग्री का क्या मतलब है? एडवर्ब डिग्री का मतलब है कि ये पब्लिसाइज की डिग्री बता रहा है, इसकी अमाउंट बता रहा है। कितना पब्लिसाइज? ज़्यादा पब्लिसाइज, कम पब्लिसाइज नहीं। ठीक है, आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ लिखते हो तो आपकी डिग्री इंप्रूव हो जाती है ना। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम कहते हैं डिग्री इंप्रूव हो गई। अभी 50 डिग्री सेल्सियस था, अब 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो डिग्री का मतलब यहाँ पर अमाउंट से है, एक ऐसा एडवर्ब जो इसकी अमाउंट बताने के लिए। कितना पब्लिसाइज? बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज। ठीक है, तो ये हो गया नाउन और ये पब्लिसाइज हो गया इसके लिए एडजेक्टिव और ये एडवर्ब बन गया इसके लिए, पब्लिसाइज एडजेक्टिव के लिए ये मच बन गया एडवर्ब। और द आर्टिकल शुरू में इस नाउन के लिए लगा था जो कि इसी तरीके से लगाया जाता है। ये होता है कॉम्बिनेशन इनका। इसको मैं यहाँ से इरेज करूँगा। ठीक है, ये होता है इनका कॉम्बिनेशन, द एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव इस नाउन के लिए, एडवर्ब इस एडजेक्टिव के लिए और आर्टिकल लास्ट में इस नाउन के लिए। इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको फॉर्मूला बनाकर रट लो, या रटने की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा डिस्कशन हम एडवर्ब एडजेक्टिव चैप्टर में करेंगे ही डिटेल में। फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आ गई कि द मच पब्लिसाइज प्रोग्राम एक नाउन फ्रेज है। भाई इसको क्या कहेंगे हम? ये जो आपके सामने लिखी हुई है द मच पब्लिसाइज प्रोग्राम, यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूं इस टाइप से, ठीक है, यहाँ तो ये सेंटेंस में लिखी है, लेकिन अगर ये सेंटेंस से बाहर कहीं पे लिखी हो, द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम, ठीक है, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया इसको मॉडिफाई करने के लिए, ये एडवर्ब हो गया इसको मॉडिफाई करने के लिए, और आर्टिकल इसको मॉडिफाई करने के लिए शुरू में आ गया। अगर ये फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है, फ्रेज ही कहूँगा मैं इसको, शब्दों का एक समूह है ना ये, भाई एक वर्ड तो है नहीं कि इसको कुछ भी एक कह दूंगा मैं।
3-4 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्दों का एक समूह है। और ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में लिखा हुआ है, ग्रामेटिकल प्रेफरेंस के हिसाब से हमने शब्दों को अरेंज किया हुआ है। वो अरेंजमेंट जो है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहा है। तो ये जो शब्दों का समूह है इसको फ्रेज ही कहूँगा मैं, इसी को फ्रेज कहते हैं। लेक्चर भी डाला हुआ है मैंने। अब इसको फ्रेज तो कहूँगा मैं, लेकिन इस फ्रेज का भी एक फंक्शन है। सेंटेंस में कोई भी वर्ड लिखा जाता है, कोई भी फ्रेज लिखा जाता है, इवन एक कॉमा या फुल स्टॉप भी लगाया जाता है, उसका भी एक फंक्शन होता है। अब ये फ्रेज यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस में, इस फ्रेज का भी एक फंक्शन है। उस फंक्शन के आधार पर इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच तय होगा। अगर ये सेंटेंस में देखें हम, तो यहाँ पर ये जो फ्रेज लिखा हुआ है द मच पब्लिसाइज प्रोग्राम, ये तो बाई प्रीपोजिशन हो गया, ये बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द बॉलीवुड स्टार्स, है ना। ये भी अपने आप में एक नाउन फ्रेज हो रहा है। लेकिन ये जो फ्रेज लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट बन रहा है इस वाले वर्ब कॉम्बिनेशन के लिए, द मच पब्लिसाइज प्रोग्राम वाज बिगन। ठीक है, तो अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है तो इसको क्या कहोगे आप? इसको अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहा है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन ही बन सकते हैं। प्रोनाउन का तो यहाँ पे स्कोप नहीं, प्रोनाउन तो वो लिमिटेड है जो आपने याद किए हुए, जिनका रट्टा मारा हुआ है, बस वही है प्रोनाउन। ऐसे कोई भी वर्ड प्रोनाउन नहीं बन जाता है। ये है नाउन। अब इसको नाउन फ्रेज क्यों कह रहे हैं हम? इसमें तो एक एडजेक्टिव भी है, एक एडवर्ब भी है, एक आर्टिकल भी है। इसको एडजेक्टिव फ्रेज क्यों नहीं कह रहे, इसको एडवर्ब फ्रेज क्यों नहीं कह रहे? देखो, इसको नाउन फ्रेज कहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पर अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है किसी का। अब क्या कहोगे इसे? भाई इस सेंटेंस में देखो ध्यान से, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बता दिया मैंने। भाई ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हालांकि ये भी नाउन फ्रेज है। स्टार्स बॉलीवुड एडजेक्टिव का काम कर रहा है और द हो गया आर्टिकल। ये द बॉलीवुड स्टार्स प्रीपोजिशन और ये बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा है। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। प्रीपोजिशन लिखी ही इसलिए जाती हैं ताकि वो अपने बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में, सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ सकें। तो जिस नाउन प्रोनाउन को जोड़ दिए उनको कहा जाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये बात तो ठीक है। सब्जेक्ट कौन है वाज बिगन का? द पब्लिसाइज प्रोग्राम। अब अगर ये सब्जेक्ट है तो सर्टेनली, निश्चित तौर पर ही ये नाउन फ्रेज कही जानी चाहिए। लेकिन उस सेंटेंस में, यहाँ तो कोई सेंटेंस ही नहीं है, ना तो यहाँ सब्जेक्ट हो रहा ना ऑब्जेक्ट हो रहा। वहाँ तो आपने फंक्शन के आधार पर तय कर दिया कि उसको नाउन फ्रेज होना है, सब्जेक्ट होना है तो नाउन फ्रेज होना है। लेकिन यहाँ तो इसका कोई फंक्शन ही पता नहीं चल रहा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस फ्रेज का, अगर मैं यहाँ को हटा दूं, केवल इतना लिखा है, इतना लिखा हुआ है फ्रेज। अगर ध्यान से देखोगे इस फ्रेज का, आप बता सकते हो कि मेन वर्ड कौन सा है, इस फ्रेज का मुख्य शब्द कौन सा है, मेन वर्ड कौन सा है? इस फ्रेज का मेन वर्ड है नाउन। एडजेक्टिव तो खुद नाउन के लिए आया है, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए आया है, आर्टिकल नाउन के लिए आया है। मतलब इनका आना डिपेंड करता है नाउन पर, और नाउन अपने आप में इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? एडजेक्टिव नाउन के लिए आया है, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए आया है, आर्टिकल भी नाउन के लिए आया है, नाउन किसी के लिए नहीं आया। तो इसका मतलब पूरी फ्रेज का जो मुख्य शब्द है, जो मेन वर्ड है, वो नाउन है। इसका मतलब इस फ्रेज का फंक्शन भी वही रहेगा जो इसके मुख्य वर्ड का, मेन वर्ड का फंक्शन है। और मेन वर्ड के फंक्शन के आधार पर ही इसका पार्ट ऑफ स्पीच तय होगा। इसीलिए ये हो गई आपकी नाउन फ्रेज। देखिए, गुड एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, लेकिन वेरी गुड क्या हो गया? हाँ, बात तो सही है आपकी सर, वेरी गुड जो है फ्रेज हो गया, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज का हो गया एडवर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज कहना पड़ेगा भैया, क्योंकि एडजेक्टिव मेन वर्ड है, एडवर्ब तो एडजेक्टिव के लिए आया है। ठीक है, तो इसको क्या कहना पड़ेगा आपको? एडजेक्टिव फ्रेज कहना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं सेंटेंस पर। ये आपको बात समझ में आ गई कि द मच पब्लिसाइज प्रोग्राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज है, एक एक वर्ड हमने जान लिया। अब देखिए जो बाय प्रीपोजिशन लगा है, बाय प्रीपोजिशन अपने बाद
ऑब्जेक्ट ले रहा है और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या नाउन फ्रेज या कोई प्रोनाउन हो सकता है, तो यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी हुई है इसका भी कोई फंक्शन होगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़कर बनाई गई होती है। वो बात सही है कि आगे नाउन फ्रेज जोड़ी गई है प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन ये बाय द बॉलीवुड स्टार्स ये तो पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। द बॉलीवुड स्टार्स नाउन फ्रेज है, लेकिन बाय द बॉलीवुड स्टार्स तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के बनाई गई होती है। लेकिन क्या केवल इसका इतना ही फंक्शन है कि इसको प्रीपोजिशन से जोड़ के बनाया गया है? ये तो इसकी आइडेंटिटी है। प्रीपोजिशन से जोड़ा है तो इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कह दिया, इसकी आइडेंटिटी हो गई एक तरह की। इसका फंक्शन कुछ और है। एक्चुअली में इसका फंक्शन है इस प्रोग्राम के बारे में बताना। हाँ, प्रोग्राम के बारे में पब्लिसाइज भी बता रहा था, एडजेक्टिव है, वो बात सही है, लेकिन हम कौन से वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? जो कि बॉलीवुड स्टार्स के द्वारा है, जो बाय द बॉलीवुड स्टार्स है। बाय जो है डूअर को रिफर करने के लिए लगा दिया जाता है, बाय लगाया है यहाँ पर डूअर को रिफर करने के लिए। तो बॉलीवुड स्टार्स क्या है? डूअर हैं इसके प्रोग्राम के, पब्लिसाइज करने के। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो बाय द बॉलीवुड स्टार्स पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है, ये लगाई गई है इस नाउन को, प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के लिए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। तो अगर किसी नाउन के लिए लगाई गई है तो नाउन के लिए लगाने वाले किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को, किसी क्लोज को आप मानेंगे, आप कंसीडर करेंगे एडजेक्टिव। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव का हो गया। फंक्शन क्या है इसका? नाउन के बारे में बताना। कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? जिसको बॉलीवुड स्टार्स के द्वारा जो है उसमें कुछ किया गया है, पब्लिसाइज किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाती है सेंटेंस में। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सुनहरे शब्दों में। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं। एडजेक्टिव कब होंगी? जब किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगी होंगी। एडवर्ब कब होंगी? जब किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए लगी होंगी। अभी आएंगे इस तरह के सेंटेंसेस आगे तो आपको पता चलेगा। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई और यहाँ तक हमें कोई गलती नहीं दिखी। अब आगे देखा हमने, यहाँ पर लगा हुआ है वाज बिगन। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पर भी दिखाई दे तो मैंने आपको बताया है कि दो संभावनाएं पॉसिबल हैं। पहली तो ये कि ये पैसिव में लिखा हुआ है, पैसिव में लिखा हुआ है। दूसरी ये कि ये लिंकिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पास्ट पार्टिसिपल होना हो। ठीक है, हालांकि प्रॉब्लम वही है, अभी इसकी देखेंगे, लेकिन पहले बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पैसिव मैंने आपको बताया है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप पैसिव कन्वे तब करेंगे या पैसिव कंसीडर तब करेंगे जब एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो। एक्शन डन बाय समबडी एल्स का क्या मतलब है? जैसे मैंने लिखा सी संग अ सॉन्ग, ये लिख देता हूं, सी राइट्स अ सॉन्ग। ठीक है, ये एक्टिव हो गया। अगर मैं आपसे पैसिव बनाने के लिए कहूं तो आप क्या लिखोगे? अ सॉन्ग वाज इज रिटन बाय हर। देखिए, डिफरेंस तो आपको पता ही है, मैं पिछले लेक्चर से बता चुका हूं। एक डिफरेंस मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वही इसका डूअर भी है। डूअर मतलब करता है, यानी कि करने वाला। लेकिन यहां पर जो वर्ब लिखी हुई है रिटन, इसका जो सब्जेक्ट है सॉन्ग, वो इसका डूअर नहीं है। एक्चुअली में डूअर कोई और लिखा होता है। पैसिव में पैसिव की पहचान ये है कि जो सब्जेक्ट होता है वो उस एक्शन का डूअर नहीं होता। डूअर कोई और होता है जो बाय प्रीपोजिशन से
लिखा होता है। कई बार ये लिखा रहता है, कई बार नहीं भी लिखा हो सकता है, कई बार इसको एलिमिनेट भी कर दिया जाता है। तो यहां पर अगर आपको केवल इतना लिखा हुआ मिले, बाई हर ना लिखा हो, तो क्या आप इसको पैसिव कंसीडर करेंगे? बिल्कुल पैसिव कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि संभावना हो सकती है कि ये जो एक्शन है किसी और के द्वारा किया गया हो, सब्जेक्ट के द्वारा ना किया गया हो, और किसी और को हमने लिखा नहीं। तो क्या यहां पर ये सिनेरियो पॉसिबल है कि जो प्रोग्राम बिगिन हुआ है, बिगिन किया गया है, वो किसी के द्वारा किया गया है? प्रोग्राम किसी के द्वारा बिगिन किया गया है। अगर इसका एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो सकता है तो इसको पैसिव कंसीडर किया जाना चाहिए। और अगर ये ऐसा एक्शन है जो किसी के द्वारा नहीं किया गया होगा, अपने आप हुआ होगा, खुद से ही हुआ होगा, तो इसको लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव कंसीडर किया जाना चाहिए। वाज हो गई लिंकिंग वर्ब, बी की फॉर्म, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव मान लो, पास्ट पार्टिसिपल मान लो। आपको अच्छे से पता है कि भाई प्रोग्राम को बिगिन करने वाला कोई तो होगा, अपने आप तो शुरू होने वाली प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब एक्शन डन बाय समबडी एल्स होगा। हालांकि प्रोग्राम ने शुरू नहीं किया, प्रोग्राम को शुरू किया गया है किसी और के द्वारा, यानी कि एक्शन किसी और के द्वारा किया गया है, जो कि यहां पर लिखा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब इसको पैसिव कन्वे किया जाना चाहिए, पैसिव कंसीडर किया जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला सिनेरियो इसमें नहीं है। इस कॉन्सेप्ट पर हम कई बार डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, और इस कॉन्सेप्ट पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, वह प्लूरलिस्ट के चैप्टर में पड़ी हुई है, वहाँ से इसको समझ लें। आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जहाँ पर आप बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पैसिव कंसीडर नहीं कर सकते। पैसिव कंसीडर कर लेंगे आप, काम चला लेंगे, लेकिन मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। सिंटैक्स के साथ साथ सिमेंटिक्स को भी समझना जरूरी है। तो इतनी बात तय हो गई कि ये पैसिव ही है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो वर्ब यूज हो रही है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सिनेरियो है। ठीक है, और यहां पर भी जिस टाइम को हमने रिफर किया था, पास्ट के टाइम को रिफर कर रहे थे। अब अगर ये हमारी टाइमलाइन है, और टाइमलाइन जैसे नंबर लाइन होती है वैसी हमारी टाइमलाइन है, जिस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हो गया रिपोर्ट टाइम, और ये जो है ये हो गया प्रेजेंट का टाइम, है ना। बाय डिफॉल्ट जिस टाइम पे हम रिपोर्ट करते हैं किसी वर्ब को या किसी सेंटेंस को, वही प्रेजेंट का टाइम होता है। ठीक है, एक यही पॉइंट प्रेजेंट का है। ठीक है, ये वाला एक्शन कब हुआ था? मान लेते हैं कि पास्ट में किसी पॉइंट पर ये एक्शन हुआ। ये है वो पॉइंट व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर। ठीक है, इस पॉइंट पर। लेकिन ये जो पॉइंट था, ये कौन सा वाला पॉइंट था? बहुत डिले के बाद पॉइंट था। लिखा था ना मैंने, आफ्टर मच डिले, या विद मच डिले, या इन द एंड, ये लिखा था मैंने यहाँ पर। यानी कि ये जो पॉइंट था जब हम पहुंचे, ये बहुत ज़्यादा डिले के बाद था। और डिले के बाद था तो इसका मतलब प्रोग्राम इससे पहले कहीं स्टार्ट हुआ होगा। प्रोग्राम अगर इससे पहले कहीं स्टार्ट हुआ होगा तो पास्ट के किसी एक्शन से पहले होने वाले उस दूसरे एक्शन को परफेक्ट में बनाना चाहिए, कंप्लीशन शो करना चाहिए यहाँ पर। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर हैड बिगन। भाई ये वाला एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट पर हुआ, लेकिन ये जो प्रोग्राम बिगिन वाला एक्शन है ये इससे पहले कहीं स्टार्ट हो गया था। तो इस क्रोनोलॉजी को दिखाने के लिए, इस टाइम के सीक्वेंस को दिखाने के लिए कि ये वाला एक्शन इससे पहले हुआ, इसके जो बिगिन होने वाली प्रोसेस है, प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, प्रोग्राम अभी चल रहा है, लास्ट में तो पहुंचे, हो सकता है 10-15 मिनट और चले, प्रोग्राम का शुरू होना कंप्लीट हो गया। तो ये जो बिगिन वाली प्रोसेस है ये कंप्लीट मानी जानी चाहिए, या फिर ये कहा जाना चाहिए कि इस टाइम के सीक्वेंस को दिखाने के लिए हमें इस वाले पहले वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट को व्हेन के साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है कि जब व्हेन क्लोज लगी हो तो किस सिचुएशन में हमको इंडेफिनिट में रखनी है क्लोज। भाई ये जगह यहाँ पर अगर व्हेन क्लोज लगी है या व्हेन क्लोज के द्वारा किसी टाइम को रिफर किया जा रहा है, तो कब किस सिचुएशन में किस मीनिंग के साथ हम मेन क्लोज को इंडेफिनिट में ले जा सकते हैं, क्या मीनिंग आएगा, और
कब हम इसको परफेक्ट में ले जा सकते हैं, क्या मीनिंग आएगा, क्या कंटेक्स्ट होगा, क्या सिचुएशन होगी, इस पर मैंने लेक्चर डाला हुआ है, टेंस चैप्टर की प्लेलिस्ट में है, वहाँ से देख लेंगे तो सही रहेगा। फिलहाल काफ़ी टाइम ले लिया इस सेंटेंस ने, अच्छा सेंटेंस था। अगले सेंटेंस पर चलते हैं 107 पर। ये रहा आपका 107। Several prominent figures involved in the scandal are required to appear to the investigation committee. ओके, देखिए जो several वर्ड है ये डिटर्मिनर भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव के फंक्शन में भी आ जाता है। जब ये डिटर्मिनर होगा या प्रोनाउन होगा तो मीनिंग होगा इसका मोर देन टू बट नॉट मैनी। ठीक है, दो से ज़्यादा की बात हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा की बात नहीं हो रही, ऐसा ही नहीं है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा को आपने मान लिया। तो सेवरल डिटर्मिनर होगा, प्रोनाउन होगा तो मोर देन टू बट नॉट मैनी, इसी मीनिंग में डिटर्मिनर हो जाएगा, इसी मीनिंग में प्रोनाउन हो जाएगा। डिटर्मिनर होगा तो किसी नाउन के साथ लिख के आएगा, डिटर्मिनर प्लस नाउन। प्रोनाउन होगा तो किसी नाउन की जगह पर लिखा होगा, प्रोनाउन होगा तो किसी नाउन की जगह पर लिखा होगा। और प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव जब ये सेवरल होता है तो इसका मतलब होता है सेपरेट या डिफरेंट, सेपरेट या डिफरेंट, एडजेक्टिव जब ये होता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या यहाँ पर सेवरल प्रोनाउन हो रहा है, क्या यहाँ पर वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में है, या वो किसी नाउन के साथ आया है, किसी नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आया है। नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आया है तो कहीं वो नाउन लिखा भी होगा। क्या प्रोमिनेंट वो नाउन है? नहीं, प्रोमिनेंट तो एडजेक्टिव है। अभी इसका मीनिंग बताऊंगा। फिगर्स, ये जो फिगर है ना, पर्सन को भी रिफर करने के लिए बोला जाता है। फिगर का मतलब वो तो होता ही है, किसी भी चीज़ की फिगर है ना, उसका बाहरी बनावट कैसी है, उसको फिगर कहते हैं, बाहरी बनावट को। लेकिन फिगर किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को भी बोल दिया जाता है, किसी अच्छी पर्सनैलिटी को। तो इसीलिए काउंटेबल है और यहाँ पर जो है इसमें एस लगा है। ठीक है, तो ये नाउन है और ये एक पर्सन को रिफर कर रहा है और इसी पर्सन को डिटरमाइन करने के लिए आया है सेवरल। अब मोर देन टू की बात हो रही थी तो उसने प्लूरल कर दिया और ये एडजेक्टिव लगा है इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट या वेल नोन। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, काम आएगा आपके। वैसे तो ये अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर का ही वर्ड है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। वेल नोन एंड इम्पोर्टेंट, फेमस पर्सन के लिए एडजेक्टिव यूज़ कर लेते हैं प्रोमिनेंट। सेवरल प्रोमिनेंट फिगर, सेवरल हो गया इस नाउन के लिए डिटर्मिनर, प्रोमिनेंट हो गया एडजेक्टिव। सेवरल मोर देन टू के लिए यूज़ हो रहा था इसलिए हमने एस यूज़ कर लिया। फिगर का मतलब बाहरी बनावट भी हो जाता है, लेकिन यह फिगर लगाया गया है किसी पर्सन को रिफर करने के लिए। सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स। ठीक है, अब ये जो बन गया आपके सामने, ये क्या बन गया? ये नाउन फ्रेज नहीं बन गया? अब अगर ये नाउन फ्रेज बन गया तो मैं आपको बता चुका हूं कि नाउन फ्रेज या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। इतनी बात को ध्यान में रखना। अब देखो, ये कॉम्प्लीमेंट तब होगा जब लिंकिंग वर्ब इससे पहले लगी हो और लिंकिंग वर्ब के साथ आया हुआ कॉम्प्लीमेंट हो। लिंकिंग वर्ब है क्या? नहीं है। ऑब्जेक्ट ये तब होगा जब इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब लगी हो और ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा हो, या फिर इससे पहले प्रीपोजिशन लगा हो और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा हो। इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी है क्या? नहीं लगी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, फिर तो इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन सेंटेंस में सब्जेक्ट होना है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होना है। ये हो गया, इसके फंक्शन के आधार पर तय करना है कि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। कहने वाला व्यक्ति ये भी कह सकता था कि सर असर्टिव सेंटेंस है, क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो, असर्टिव सेंटेंस है, नाउन फ्रेज शुरू में आई है। मोस्ट केसेस में असर्टिव सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, उसकी बात भी सही है, लेकिन ये जानना समझना भी जरूरी है क्योंकि कई बार जो है सेंटेंस असर्टिव नेचर के भी दूसरी चीज़ों से स्टार्ट हो जाते हैं। चलो ये समझ लेते हैं।
सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स, ये नाउन फ्रेज हो गई, सब्जेक्ट के फंक्शन में है, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया इसके लिए, और ये हो गया डिटर्मिनर। इतनी बात समझ में आ गई। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो पास्ट इंडेफिनिट बन रही होगी और मेन वर्ब होगी, ठीक है। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो पास्ट पार्टिसिपल बन सकती है, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। या फिर हैज, हैव के साथ आके वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब बन रही होगी हैज हैव के साथ आगे, या फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही होगी। देख रहे हो, 4 सिनेरियो हो सकते हैं इस वर्ब में। और मुझे अभी आगे का सेंटेंस मैंने देखा भी नहीं है, बस यहाँ तक की कलाकारी की है मैंने। आगे का सेंटेंस मैंने पढ़ा भी नहीं है, आपकी कसम, यहाँ तक की कलाकारी की है मैंने देखा इन्वॉल्व लगा हुआ है। अब मेरे दिमाग में इतनी बातें आ गई कि या तो सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म होगी तो पास्ट इंडेफिनिट का केस बन रहा होगा, मेन वर्ब हो रही होगी उस सिचुएशन में। और अगर थर्ड फॉर्म होगी तो पास्ट पार्टिसिपल हो सकती है, जो कि एडजेक्टिव की भूमिका में होते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ भी आ जाती है, लेकिन वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होती है। और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझे पता है पैसिव में भी आ जाती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मैंने अभी बताया था। अब देखो हैज हैव इससे पहले लग नहीं रहा, तो ये संभावना खत्म हो गई, दिमाग में हो जाएगा ये। जब एक्सपर्ट हो जाओगे ये करने में तो ये सारी चीज़ें दिमाग में होने लगेंगी। विद इन सेकेंड्स 2 सेकंड में इतना पता लग जाएगा। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, क्योंकि इससे पहले इज एम आर वाज वर बी की कोई फॉर्म नहीं लगी। पास्ट इंडेफिनिट अगर होगी तो मेन वर्ब होगी, और पास्ट पार्टिसिपल होगी तो एडजेक्टिव होगी। एडजेक्टिव जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, मेन वर्ब नहीं होता है। पास्ट इंडेफिनिट होगी तो मेन वर्ब हो रही होगी। अब देखो क्या है ये, क्या ये मेन वर्ब है? अगर मेन वर्ब है तो फिर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अब मैंने पढ़ा, अब इतना पता करने के बाद आगे मैंने पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है ना। इन्वॉल्व मेन वर्ब होगी तो वो बात सही है। तो मेन वर्ब होगी तो फिर आगे ये क्या लिखा हुआ है? वर्ब फ्रेज तो ये लिखी हुई है। इट मीन्स ये मेन वर्ब नहीं है, ये है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव तो सर यहाँ आ गया था, अब ये एडजेक्टिव किसके लिए है? ये एडजेक्टिव भी इसी के लिए आया है, इस नाउन फ्रेज के लिए ही आया है ये एडजेक्टिव भी, ठीक है। एक इसको समझ लेते हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये जो एडजेक्टिव यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल इसको हम कहते हैं, ये भी इस नाउन फ्रेज के लिए लगा हुआ है, सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स के लिए। ये नाउन फ्रेज और इसके लिए ये एडजेक्टिव, या यूं कह लीजिए कि सर ये जो नाउन है इसके लिए एडजेक्टिव लगा हुआ है। अब एडजेक्टिव तो यहाँ शुरू में लगा हुआ था। एक सेकंड, जरा मैं इस मोबाइल को साइलेंट कर देता हूँ। मोबाइल साइलेंट करना भूल गया मैं, उसकी वजह से शोर हो रहा था। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ये जो इन्वॉल्व यहाँ पर लगा हुआ है ये एडजेक्टिव है, और ये इस नाउन फ्रेज के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है, इस नाउन के लिए भी किया जा सकता है। एक ही बात कह रहे हो आप कुल मिला के, नाउन फ्रेज में भी नाउन तो यही है, ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव इसके लिए आया हुआ है तो इसके बाद क्या कर रहा है? एडजेक्टिव तो पहले लगाए जाते हैं। आप लिखते हो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। आप लिखते हो प्रिटी गर्ल, आप लिखते हो पुअर मैन, आप लिखते हो रोस्टेड चिकन, आप लिखते हो चिल्ड बियर, ठीक है। अब ये सारे के सारे एडजेक्टिव जो है इस नाउन से पहले लगाए गए हैं। ये वाला एडजेक्टिव भी इस नाउन से पहले है, ये वाला एडजेक्टिव भी इस नाउन से पहले है, ये वाला एडजेक्टिव भी इस नाउन से पहले है। सारे के सारे एडजेक्टिव ये इस नाउन से पहले लगाए जाते हैं।
ये अगर एडजेक्टिव है तो इस नाउन के बाद क्या कर रहा है, देखो समझ लेते हैं, समझना जरूरी है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई एडजेक्टिव। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रहा इन द स्कैंडल। प्रीपोजिशन इन और द स्कैंडल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन द स्कैंडल नाउन हो गया और द आर्टिकल हो गया, यानी कि जो द स्कैंडल है वो एक नाउन फ्रेज हो रही है, नाउन फ्रेज इसको कहा जा सकता है, और इस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद लगा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट। यानी कि इन्वॉल्व के बाद एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आ रही है, और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है इस इन्वॉल्व के लिए आई है। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है ये इस इन्वॉल्व के लिए आई है। ठीक है भाई, किस में इन्वॉल्व है, स्कैंडल में इन्वॉल्व है। यानी कि ये जो फ्रेज हो रही है ये हालांकि एडवर्ब फ्रेज कही जाएगी, चूंकि इन्वॉल्व एडजेक्टिव है और इन द स्कैंडल जो है एडजेक्टिव के लिए आ रही है, तो एडवर्ब फ्रेज कही जाएगी। लेकिन ये जो फ्रेज है ये इन्वॉल्व के लिए आ रही है, ये बात समझनी जरूरी है। और इसी वजह से, इसी कारण से इन्वॉल्व को नाउन फ्रेज के तुरंत बाद लगाया गया है। नाउन फ्रेज ये लगी हुई है आपकी, नाउन फ्रेज ये आपकी नाउन फ्रेज लगी हुई है। इन्वॉल्व को ये बाद में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये इस एडजेक्टिव के लिए आई है। जैसे मैं एक सेंटेंस से आपको समझा देता हूं, ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी। या फिर ये लिख रहे हैं वी शुड बाइकॉट द प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना। ठीक है, ये सेंटेंस आपने सुना होगा, समझा होगा। वी शुड बाइकॉट द प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना। आप कहेंगे कि ये सर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वही सिनेरियो बन रहा है, ये नाउन फ्रेज है। बाइकॉट पूरे, चलो पूरे ही बता देता हूँ। प्रोनाउन यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, शुड यहाँ पर मोडाल हो गया, बाइकॉट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इसका ऑब्जेक्ट हो गया ये नाउन फ्रेज द प्रोडक्ट्स, और ये जो मेड है ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसके लिए हो रही है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के फंक्शन में है। मेड इन चाइना। अब आप सोचेंगे कि सर ये मेड पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, तो इसको यहां नाउन से पहले लगाना चाहिए। आप कहते हो एजुकेटेड वुमेन, आपने लिखा द एजुकेटेड वुमेन। ठीक है, आपने लिखा द एजुकेटेड वुमेन। वुमेन कहते हो आप नाउन, एजुकेटेड आप कहते हो वर्ब, यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर लिख देता हूँ पास्ट पार्टिसिपल। फिर आप कहते हो ये एडजेक्टिव हो रहा है इसके लिए, फिर आप कहते हो ये आर्टिकल है, डिटर्मिनर हो रहा है इस वुमेन के लिए। लेकिन इस मेड को आपने बाद में क्यों लगाया गया है? ये मेड को बाद में लगाया गया है इस प्रीपोजिशनल फ्रेज की वजह से। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये इस मेड के लिए आई है, तो मेड को यहां ना लिख के आपने कहां लिखना है, नाउन के बाद लिखना है। अगर यहां लिख देते तो गड़बड़ हो जाती। हाँ, अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है कि ये इन चाइना नहीं है तब आप शुरू में लिख दो। जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं वी शुड बाय द रेडीमेड क्लोथ्स। ये रेडीमेड क्या है, मेड क्या है, एडजेक्टिव ही तो है। कुक्ड फूड। वी शुड नॉट ईट प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, वी शुड नॉट ईट प्रोसेस्ड फूड। अब ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, किसके लिए, फूड के लिए। अब एडजेक्टिव को शुरू में लिख दिया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज जोड़ दूं, जैसे मैं जोड़ दूं इन द चीप ऑयल,
यहाँ को ले लो यार, दूसरा पेज है तो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, वी शुड नॉट ईट द प्रोसेस्ड फूड इन द चीप ऑयल। सही है क्या सेंटेंस? नहीं है सेंटेंस, बिल्कुल गलत है सेंटेंस। सही नहीं है, गलत है। क्योंकि इन द चीप ऑयल किसके लिए आया है भाई? प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर आई है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है, तो इसका एक फंक्शन होगा। उस फंक्शन के स्पेस का पार्ट ऑफ स्पीच तय होगा, वो कर लेंगे। लेकिन पहले ये तो देखो फंक्शन क्या है इसका, किसके बारे में बताने के लिए आई है? वी के बारे में। वी इन द चीप ऑयल नहीं। ईट के बारे में बताने के लिए आई है कि चीप ऑयल में ईट करना नहीं। प्रोसेस के बारे में बताने के लिए आई है, फूड के बारे में भी नहीं बता रही है। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है, ये प्रोसेस के बारे में बताई गई है कि मतलब ऐसे फूड जिनको चीप ऑयल में प्रोसेस किया गया हो, वो नहीं हमें ईट करने चाहिए, वो नहीं हमें कंज्यूम करने चाहिए। तो ये जो इन द चीप ऑयल प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाई गई है, ये इस एडजेक्टिव के लिए लगाई गई है। तो अगर एडजेक्टिव के लिए लगाई गई है तो हमको इसको इस तरीके से लिखना चाहिए, द फूड प्रोसेस्ड इन द चीप ऑयल। अब ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, और चूंकि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है, तो इसको मैं कहूँगा एडवर्ब फ्रेज। इस प्रकार से आपके सामने दो तरीके आ जाते हैं। अभी मैंने एक तरीका बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वो हट गया। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप किस तरह से लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं नाउन, यहाँ लिखते हैं एडजेक्टिव, यहाँ लिखते हैं एडवर्ब, यहाँ लिखते हैं कोई आर्टिकल अगर लगा हो तो। ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया। एक और तरीका आपके सामने निकल के आ जाता है, दा तो यहीं रहेगा क्योंकि आर्टिकल से शुरू होती है फ्रेज। एक तरीका आपके सामने ऐसे निकल के आएगा, नाउन और यहाँ पर लिख दिया इसके लिए एडजेक्टिव, और यहाँ पर लिख दिया आपके लिए इसके एडवर्ब। तो दो तरीके हैं आपको इस कॉम्बिनेशन को लिखने के लिए। ठीक है, देखिए आर्टिकल तो नाउन के साथ ही लगाना पड़ेगा। आर्टिकल तो आप पोजीशन चेंज करोगे नहीं, वो तो नाउन के साथ ही आएगा। एडजेक्टिव को आप नाउन के बाद ले गए और एडवर्ब को एडजेक्टिव के बाद। एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया, एडजेक्टिव ने नाउन को मॉडिफाई कर दिया, जो कि यहाँ हो रहा है, जो कि आपके इस सेंटेंस में हो रहा है। सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन द स्कैंडल। इतनी बात हो गई। अच्छा सेंटेंस है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी और समझेंगे इस तरह की चीजें। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दो फंक्शन में हो सकती है। या तो ये पैसिव हो, पैसिव मीनिंग को कन्वे कर रही हो, या फिर दूसरे मीनिंग में ये हो सकती है लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। क्या हो रही है? क्या इसको पैसिव कन्वे कर पैसिव कंसीडर किया जा सकता है यहाँ पर? क्या आप कह सकते हो कि ये एक्शन डन बाय समबडी एल्स होगा? क्या किसी ने उसको रिक्वायर किया होगा? नहीं, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि उसको रिक्वायर किया गया होगा। रिक्वायर का वैसा कोई मीनिंग आता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसको लिंकिंग वर्ब और इसको एडजेक्टिव यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में मानना पड़ेगा। अब टू अपीयर क्या है? टू अपीयर ये हो रहा है टू प्लस B1, मतलब इन्फिनेटिव। ठीक है, यहां तक बात हो गई। इसको समझ लेते हैं अपीयर को। अपीयर का मीनिंग जो है, ये जो वर्ब है अपीयर, ये वर्ब है, लेकिन वर्ब में भी ये दो तरह की वर्ब है। एक तो ये लिंकिंग वर्ब भी हो जाती है और ये एक्शन नेचर की वर्ब भी हो जाती है। एक्शन वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है, लिंकिंग वर्ब भी हो जाती है, एक्शन वर्ब भी हो जाती है। लेकिन मीनिंग है इसका दोनों ही सिचुएशन में, लगभग दोनों ही सिचुएशन मीनिंग है इसका टू स्टार्ट, टू बी सीन,
और टू बी प्रेजेंट, ठीक है। सीन होना, स्टार्ट होना, मतलब टू स्टार्ट, टू बी सीन और टू बी प्रेजेंट, किसी सिचुएशन में, किसी पोजीशन में दिखना, स्टार्ट होना, ये कहा जा सकता है। अपीयर का मतलब ये हो गया। अब ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है, एक्शन वर्ब भी हो सकती है। लिंकिंग वर्ब होगी तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इसके बाद एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब मैनर नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको क्यों नहीं हो सकता। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाती हैं क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाती हैं। तो जब वो एडजेक्टिव बन सकती हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट भी बन सकती हैं। एडजेक्टिव खुद कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। ओके, दूसरे एडवर्ब, एडवर्ब प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं अगर वो लॉजिकल हो, मीनिंगफुल हो। एक्शन वर्ब होगी तो फिर ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव की बात करनी पड़ेगी हमें। तो एपियर लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है, एक्शन वर्ब भी हो सकती है। इस सेंटेंस में क्या है, वो लिंकिंग नेचर की है, वो एक्शन नेचर की है। लिंकिंग नेचर की वर्ब है या एक्शन नेचर की वर्ब है? देखिए, ये समझने के लिए कि जो एपियर है वो लिंकिंग है या एक्शन है, हमें उसके आगे वाले हिस्से को देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। आगे लिखी हुई है प्रीपोजिशन फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट बन सकती हैं। मैंने अभी आपको बताया कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कॉम्प्लीमेंट बन सकती हैं। चूंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में आ सकती हैं, तो एडजेक्टिव तो खुद कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट बन सकती हैं। क्या ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट बन रही है? प्रीपोजिशनल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट बन सकती हैं, लेकिन क्या ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट बन रही है? अगर ऐसे पता ना चल रहा हो तो ये लगा के देख लो कि ये क्या टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स के यही था ना सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट तो हमारा यही था ना। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है और ये लिंकिंग वर्ब हो रही है तो इसको लिंक किया जा रहा होगा। क्या सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स और टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी एक ही चीज है? क्या टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है? उसके मीनिंग उसके लिए आया है? नहीं आया है। ये बेसिक सेंस से पता चल रहा है। और ऐसे भी पता ना चल रहा हो ना, इसकी जगह इज लगा के देख लो। अभी तो बताया था मैंने कि लिंकिंग वर्ब का अगर पता करना हो तो बी की किसी फॉर्म से रिप्लेस करके देख लो, इज एम आर किसी से लगा के देख लो। अगर सेंटेंस मीनिंगफुल है तो इसका मतलब बी एक लिंकिंग वर्ब, सबसे बेसिक लिंकिंग वर्ब, उसको रिप्लेस कर सकती है। और रिप्लेस तभी कर सकती है जब वो खुद एक लिंकिंग वर्ब हो। यहां पर अपीयर, इज लगा के देख लो। सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इज टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी, नहीं, मीनिंगफुल नहीं है। इसका मतलब अपीयर यहां पर लिंकिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए दूसरी बेसिक लिंकिंग वर्ब भी इसको रिप्लेस नहीं कर पाई। सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहा। तो अगर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है तो फिर ये एक्शन नेचर की वर्ब है। इतनी बात तय हो गई। अब एक्शन नेचर की वर्ब है तो उसमें भी ये इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात उठनी चाहिए। ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, इसकी बात उठनी चाहिए। किस तरह के, किस नेचर की वर्ब है? इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। आप किसी दूसरे को अपीयर नहीं करते हो, आप खुद अपीयर होते हो। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। मतलब ये एक ऐसी वर्ब है जिसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की, किसी नॉन प्रोनाउन की जरूरत नहीं है अपने बाद। और अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा मतलब इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा या नहीं आ सकता, और अगर किसी नाउन को लिखने की जरूरत भी है तो हमें प्रीपोजिशन लगा के लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए और ऑब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आना चाहिए और हमें किसी नाउन को लिखने की जरूरत है तो हमें प्रीपोजिशन लगा के लिखना पड़ता है। और इसीलिए होती है, प्रीपोजिशन का काम ही ये होता है। हालांकि प्रीपोजिशन यहाँ पर जो लगी है वो गलत लगी है। यहाँ पर अपीयर टू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अपीयर बिफोर। बिफोर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि ये टू जो है डेस्टिनेशन बताने के लिए लगाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि कोई उनकी डेस्टिनेशन है इन्वेस्टिगेशन कमेटी, वहाँ पर जाना है। डेस्टिनेशन का मतलब कोई ज्योग्राफिकल पॉइंट या कोई लोकेशन हो सकता है या कोई अदर चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कमेटी कोई डेस्टिनी या लास्ट पॉइंट नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं है ना। वो कुछ मेंबर्स होंगे, कुछ जजेस होंगे या कुछ इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, कुछ भी हो सकता है, 10-20 लोग बैठे हुए। तो उस कमेटी के सामने अगर जाना है तो हमें इन फ्रंट ऑफ लगाना पड़ेगा, बिफोर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बिफोर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमेटी। अब ये आपकी डिक्शनरी में लिख दिया जाता है इस तरीके से कि अपीयर बिफोर जो है फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू पार्टिसिपेट इन लीगल प्रोसीडिंग्स। ये इस तरह से लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो अपीयर टू नहीं होगा, अपीयर बिफोर होगा। अपीयर के साथ टू भी आ सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं, वो एक अलग कंटेक्स्ट होगा, एक अलग मीनिंग होगा। देखिए समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट appears to me that she is a violent woman, ठीक है। इट appears to me, यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन है। तो पर्सन क्या अब इसकी कोई डेस्टिनी हो रही है, नहीं, ये रिसिपिएंट की तरह काम करता है, ठीक है। जो टू है वो रिसिपिएंट बताने के लिए, जिसने कोई चीज़ स्वीकार की है उसके लिए भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखूं दे, या मैंने लिखा शी सेंट अ गिफ्ट टू मी, ठीक है। तो मैं कौन हूं, जिसने रिसीव किया है, रिसिपिएंट। तो यहाँ पर क्या रिसीव हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली में एक रिकॉग्निशन, इट अपीयर्स टू मी दैट शी इज ए वॉयलेंट वुमन। पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ अब मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, या मैंने अब उसको जान लिया, समझ लिया, अब मुझे मालूम पड़ गया। तो ये रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन को रिसीव किया गया है मी के द्वारा, इसीलिए जो है ये रिसिपिएंट इस सिमिलर मीनिंग को रिफर कर रहा है। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं कहा जा सकता अपीयर का कि रिकॉग्नाइज है, लेकिन हाँ उसके सिमिलर मीनिंग को रिफर कर रहा है। तो इट अपीयर्स टू मी दैट सी इज ए वॉयलेंट वुमन, या ऐसे भी लिखा जा सकता था सेंटेंस, सी अपीयर्स टू मी टू बी अ वॉयलेंट वुमन, ठीक है। डैट कंजंक्शन न लगा के हमने इन्फिनेटिव से जोड़ दिया, लेकिन अपीयर्स के साथ टू इस सिचुएशन में आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर लग गया बिफोर यहां पर प्रीपोजिशन लग गया। बिफोर प्रीपोजिशन है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट हो गई द इन्वेस्टिगेशन कमिटी, कमिटी हो गया नाउन, इन्वेस्टिगेशन उस नाउन के लिए एडजेक्टिव हो गया, द हो गया आर्टिकल, पूरी नाउन फ्रेज प्रीपोजिशन बिफोर के आगे लगी है। ये हो गए 107 सेंटेंस आपके। 108 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। अकॉर्डिंग हो गया प्रीपोजिशन, एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू पूरा ही प्रीपोजिशन फ्रेज है। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया रेडियो, नाउन फ्रेज आर्टिकल, नाउन आर्टिकल, ये पूरी हो गई नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट के रूप में। इट वेदर को, इवेंट्स को, टाइम को, डे को, सीजन को, है ना, कोई फिनोमिना हो, उन सबको रिफर करने के लिए इट को यूज़ कर लेते हैं एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। प्रोनाउन ही होता है ये, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, रेन को। एक्चुअली में यहाँ पर इसको इंट्रोडक्टरी कहना उतना सही नहीं होगा, लेकिन कहा जा सकता है इंट्रोड्यूस करने के लिए। इट किसी वेदर के लिए, इवेंट्स के लिए, प्रोसेस के लिए, फिनोमिना, है ना, डे के लिए, टाइम के लिए, सीजन के लिए, इन सब को रिफर करने के लिए इट यूज़ कर ले आता है।
अब देखो यहाँ पर जो है ना, एबिलिटी बताने के लिए कैन यूज होता है। जो कैन मोडाल है, उस मोडाल को हम यूज करते हैं एबिलिटी बताने के लिए। अब यहाँ पर क्या इनकी एबिलिटी बताई जा सकती है? वेदर को, इवेंट्स को, प्रोसेस को, या डे को, या टाइम को, इनकी एबिलिटी बताई जा सकती है? इनके बारे में सोचा जा सकता है कि इनकी कोई एबिलिटी होगी? नहीं। एक्चुअली में ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं नेचुरल फिनोमिना होते हैं, और अगर कोई नेचुरल फिनोमिना ना भी हो तो भी उसकी एबिलिटी तो नहीं बताई जा सकती। एबिलिटी किसी पर्सन की बताई जा सकती है, किसी मशीन की एबिलिटी बताई जा सकती है, किसी एनिमल की एबिलिटी बताई जा सकती है, और किसकी एबिलिटी बता सकते हैं? ठीक है, डे, टाइम, वेदर, इनकी तो एबिलिटी नहीं बता सकते। और यहाँ पर इट रिफर कर रहा है वेदर को, है ना, मौसम को या रेन को, तो इसकी तो कोई एबिलिटी हो नहीं सकती। एक्चुअली में यहाँ पर है पॉसिबिलिटी, हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताना चाह रहे हैं। एक्चुअली में ये जो मोडाल होते हैं ये टेंस तो एक्सप्रेस करते नहीं हैं, मोडाल टेंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। कैन लिखा हो या मे लिखा हो, आप ये नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। मोडाल एक्सप्रेस करते हैं मूड को। मूड से मतलब इंटेंशन, किसका मूड, किसकी इंटेंशन? स्पीकर की। जो बोल रहा है सेंटेंस को, अगर वो कैन लगा रहा है तो वो एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, एबिलिटी बताना उसकी इंटेंशन है। अगर वो मे लगा रहा है तो वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, पॉसिबिलिटी बताना उसकी इंटेंशन है। तो मैं ये सोचिए कि आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो आप रेन की एबिलिटी बताओगे या पॉसिबिलिटी बताओगे? पॉसिबिलिटी बताओगे। तो यहाँ पर कैन नहीं, मे आना चाहिए। रेन जो है नाउन भी हो जाता है, वर्ब भी हो जाता है। वर्ब होगा यहाँ पर, वर्ब ही होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लग गया मोडाल। तो यहाँ पर ये कि मेन वर्ब है तो बेस फॉर्म में ये रेन ही रहेगा। दिस इवनिंग, ये एडवर्ब फ्रेज लग गई। एडवर्ब फॉर टाइम फ्रेज, नाउन और डिटर्मिनर। हालांकि देखो ये देखने में ऐसा लगता है नाउन फ्रेज है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज होती है। ये हो गया आपके 108 सेंटेंस। 109 पर चलते हैं। ड्यू टू हैवी वर्क इन द ऑफिस आई वॉज अनेबल टू कैच द 5:30 ट्रेन। ड्यू टू, ओइंग टू, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, बिकॉज ऑफ। और ये भी और ये भी और ये भी तीनों के तीनों प्रीपोजिशन ही होते हैं। अब चूंकि ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन है तो अपने बात क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट ये रहा वर्क, और हैवी हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, इस नाउन के लिए। ये बन गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज मैंने आपको बताया है एडजेक्टिव होती हैं या एडवर्ब होती हैं। तो एडजेक्टिव हो रही है, एडवर्ब हो रही है, अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे। कई बार इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आगे की चीज़ों को देखकर भी मिलती है, अभी देख लेंगे। इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ते हैं। इन लगा है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इन द ऑफिस। फिर से एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है, फिर से एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लगी है। और प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव हो सकती है या एडवर्ब हो सकती है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इसको तो अभी देख लेते हैं। भाई इन द ऑफिस किस लिए लगी है? इन द ऑफिस लगी है इस वर्क के बारे में बताने के लिए। कौन से वाले वर्क की बात चल रही है? इन द ऑफिस वाले वर्क की। घर पे भी काम है और कहीं भी है, दोस्तों से मिलना है, और भी 4 जगह काम है, लेकिन इन द ऑफिस वाले काम की बात चल रही है। तो ये जो इन द ऑफिस फ्रेज लगी है, ये इस नाउन के बारे में बताने के लिए लगी है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है, तो इसको एडजेक्टिव फ्रेज मानना सही रहेगा। अब देखो इन्होंने कलाकारी कर रखी है किरण पब्लिकेशन वालों ने, इनकी जगह काट के एट लगाया हुआ है। इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए जो इन है प्रीपोजिशन, वैसे तो बहुत जगह लगाया जाता है, लेकिन हमारे सेंटेंस के रेस्पेक्ट में देखें, इस रिलीवेंसी के हिसाब से देखें, तो ये जो इन है क्लोज्ड स्पेसेस को जो हम रिफर करते हैं, क्लोज्ड स्पेसेस यानी कि कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट या जिनकी क्लोज्ड बाउंड्री हो, 4 दीवारी हो, कोई बाउंड्री हो, क्लोज्ड बाउंड्री हो, ऐसी चीज़ों को, ऐसे
ऐसे सिनेरियो को रिफर करने के लिए हम इन प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे हम इन द रूम लिख सकते हैं, क्योंकि रूम एक बंद होता है। उसी प्रकार से जो ऑफिस है, ऑफिस भी तो बंद ही होता है, इन द ऑफिस लिख सकते हैं। जो स्टेडियम होता है, स्टेडियम ऊपर से तो खुला रहता है, क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन हम इन द स्टेडियम लिख सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से तो बंद ही रहता है, क्लोज्ड बाउंड्री है। यानी कि जिसकी भी कोई बाउंड्री हो उसके साथ हम इन लगा सकते हैं। हम इन द सिटी भी लिखते हैं, सिटी तो खुला हुआ ही है, लेकिन उसकी एक ज्योग्राफिकल लिमिट है ना। भाई दिल्ली है या मुंबई है, वो इतने एरिया में फैला हुआ है। भारत के नक्शे पर देख लो वो कितने एरिया में फैला हुआ है दिल्ली, तो वो उसकी एक बाउंड्री है। उसके बाहर को दिल्ली नहीं है, इधर को गाजियाबाद, इधर को नोएडा स्टार्ट हो जाता है, इधर को हरियाणा आ जाता है, इधर को कुछ और, इधर को कुछ और। दिल्ली की एक ज्योग्राफिकल लिमिट है, एक बाउंड्री है। तो अगर वो बाउंड्री है तो उसके लिए इन द सिटी लगाया जा सकता है, इन द दिल्ली भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से इन इंडिया भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इंडिया की भी एक बाउंड्री है ना। अब मैं भारत का नक्शा तो नहीं बना सकता, इतना बड़ा कलाकार बचपन में बना लेते थे, अब बनाना मुश्किल है। बचपन में तो बहुत बनाया है, मेरे प्यारे भारत का प्यारा नक्शा, अब बनाना मुश्किल है। लेकिन कहने का मतलब है कि उसकी भी जो है एक बाउंड्री है, तो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये जो एट प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन रिफर किया जाता है, अगले वाले उस पर देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले पे। ये जो एट प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं रिफर करने के लिए पॉइंट इन टाइम। जैसे मैं लिख दूं एट 6 AM या एट 12 o'clock, तो ये टाइम में किसी पॉइंट को रिफर करने के लिए, या पॉइंट इन स्पेस। पॉइंट इन स्पेस से मतलब है किसी ज्योग्राफिकल पॉइंट को रिफर करने के लिए, ठीक है। भौगोलिक पॉइंट को रिफर करने के लिए हम एट यूज कर लेते हैं। जैसे मैं लिखूं एट सुभाष नगर इन दिल्ली, ठीक है। तो मैं सुभाष नगर को, ये पूरी अगर दिल्ली है तो सुभाष नगर को मैं एक ज्योग्राफिकल पॉइंट की तरह रिफर कर रहा हूँ। अगर मैं सुभाष नगर को एक ज्योग्राफिकल पॉइंट की तरह रिफर कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ एट लगा सकता हूँ। उसी प्रकार से एट द ऑफिस अगर मैं लिख रहा हूँ, एट द ऑफिस अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं द ऑफिस को एक क्लोज्ड बिल्डिंग की तरह रिफर नहीं कर रहा, वो मैं इन वाले केस में कर रहा था। अब मैं द ऑफिस को एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की या ज्योग्राफिकल पॉइंट की तरह रिफर कर रहा हूं। भाई ऑफिस जहां भी है उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे ही, कहां पर है वो, किस पॉइंट पर है। तो अगर मैं एट द ऑफिस रिफर कर रहा हूं तो मैं ऑफिस के ज्योग्राफिकल लोकेशन को रिफर कर रहा हूं, ज्योग्राफिकल पॉइंट को रिफर कर रहा हूं। अगर मैं एट द ऑफिस बोल रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं उस समय पे बिल्डिंग को रिफर कर रहा हूं, बिल्डिंग के अंदर होने को रिफर कर रहा हूं। हो सकता है मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूं, दरवाजे पे खड़ा हूं, या बिल्डिंग के आसपास खड़ा हूं, है ना। मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसने पूछा कहाँ है, मैं अपने ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, मैं कहूँगा एट द ऑफिस, क्योंकि अब मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन को रिफर कर रहा हूँ। और अगर मैं अंदर हूँ ऑफिस के, काम वाम कर रहा हूँ, तो मैं इन द ऑफिस भी कह सकता हूँ जब मैं उस बिल्डिंग को रिफर कर रहा हूँ, क्लोज्ड बाउंड्री जिसकी है। और एट द ऑफिस भी कह सकता हूँ, ज्योग्राफिकल लोकेशन को रिफर कर रहा हूँ ताकि वो मेरे पास तक आ सके गूगल मैप का इस्तेमाल करके। तो रेफरेंस बदल रहा है, मीनिंग बदल रहा है, लेकिन दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। इन्होंने पता नहीं क्या कलाकारी दिखाई, ये पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। नहीं पता तो लिख दो आई डोंट नो, लिखेंगे भी नहीं और कुछ भी कर देंगे। ड्यू टू हैवी वर्क इन द ऑफिस की जगह इन्होंने बोला है कि एट द ऑफिस करना है। क्यों पता नहीं, मुझे तो समझ में आया नहीं, आपको समझ में आया तो बताना भैया। चलो यहाँ तक बात हो गई, यहाँ कोई गलती नहीं है, नो एरर है सेंटेंस में। आई हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। वाज हो गई लिंकिंग वर्ब,
बी की फॉर्म है, अनेबल हो गया एडजेक्टिव, और टू कैच 2 + V1 लग रहा है। अब देखिए जो 2 + V1 लग रहा है ये है इन्फिनेटिव। अभी जो इन्फिनेटिव है या तो नाउन हो सकते हैं या एडजेक्टिव हो सकते हैं या एडवर्ब हो सकते हैं। नाउन तब होंगे जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की भूमिका में होंगे या कॉम्प्लीमेंट की भूमिका में होंगे। ऑब्जेक्ट ये है नहीं, इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ये है नहीं क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट को हमने लिख दिया आई प्रोनाउन, तो इसका मतलब ये नाउन ही नहीं है। एडजेक्टिव होने के लिए इनको नाउन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो क्या किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं? क्या कोई नाउन है? नहीं, नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहे तो एडजेक्टिव भी नहीं है। एक्चुअली में ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है इस अनेबल को। भाई किस चीज में अनेबिलिटी बताई जा रही है हमें? हमारी जो अनेबिलिटी बताई जा रही है वो टू कैच में बताई जा रही है ना? या टू कैच डिफाइन कर रहा है अनेबिलिटी को कि इस चीज की अनेबिलिटी की बात हो रही है। तो ये जो इन्फिनेटिव है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आया है, तो इसको कंसीडर किया जाना चाहिए एडवर्ब। हालांकि इन्फिनेटिव एडवर्ब बन तो गया, वो एडवर्ब के फंक्शन में आ तो गया, लेकिन मूल रूप से तो ये एक वर्ब ही है। इसको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। चूंकि मूल रूप से वर्ब है तो ये है इसका वर्ब वाला पार्ट। ये जो कैच लिखा हुआ है ये इसका वर्ब वाला पार्ट है। और अगर ये वर्ब है या वर्ब वाला पार्ट है या इसमें वर्ब वाला पार्ट है, तो ये अगर वर्ब है तो ये देखना पड़ेगा कि किस नेचर की वर्ब है। ये लिंकिंग है, एक्शन है तो उसमें भी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो कैच आपको पता है एक्शन नेचर की वर्ब है, ठीक है, एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। एक्शन नेचर की वर्ब है तो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव वर्ब मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। अब देखो कैच अगर करते हो तो किसी चीज को ही तो कैच करते हो, तो जिस चीज को कैच करते हो वो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। क्या कैच करना है यहाँ पर? द 5:30 ट्रेन, ठीक है, द 5:30 ट्रेन। यानी कि जो कैच है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। और क्या कैच करने की बात हो रही है? ये जो वाट का रिप्लाई लिखा है वो क्या है? 5:30 ट्रेन। ट्रेन हो गया नाउन, 5:30 उसके लिए एडजेक्टिव हो गई। कौन सी ट्रेन की बात की जा रही है? ये हो गया आर्टिकल। और ये पूरा जो नाउन फ्रेज है ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। नो एरर सेंटेंस में। एक 110 हैरी वाज, ये यहाँ पर हो जाता है टाइपिंग में, हैरी वाज अपॉइंटेड लीडर ऑफ ए ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स that have accepted to help and develop the village in 3 months। ठीक है, नाउन हो गया। फिर से वही बात, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए यहाँ लिंकिंग वर्ब होना चाहिए था, नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट तो खत्म। यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन होती तभी हम इसको ऑब्जेक्ट कह सकते थे, वो भी नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं, फिर तो ये सब्जेक्ट ही है। वाज अपॉइंटेड, वाज यहाँ पे बी की फॉर्म हो गई और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से वही सिनेरियो बन गया कि लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल पीपी, या फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव को कंसीडर, पैसिव वॉइस कंसीडर करें, हम पैसिव वर्ब की पैसिव फॉर्म कंसीडर करें। देखिए पैसिव फॉर्म कंसीडर करने के लिए एक्शन डन बाय somebody else होना चाहिए। else का मतलब अदर देन सब्जेक्ट, अदर देन सब्जेक्ट, ठीक है। एक्शन डन बाय somebody else और else का मतलब अदर देन सब्जेक्ट। क्या ये ऐसा एक्शन है जो किसी और के द्वारा किया गया होगा? सब्जेक्ट तो हैरी है, हैरी ने तो अपॉइंट नहीं किया किसी को, हैरी को अपॉइंट किया गया है किसी और के द्वारा। हाँ, ये एक ऐसा एक्शन है जो किसी और के द्वारा किया गया होगा। कुछ लोगों ने मिलकर, ये किसी उससे बड़े ऑफिसर ने मिलकर, उससे बड़ी अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया होगा, तो इसको एक्शन डन बाय समबडी एल्स माना जा सकता है। इट मीन्स ये पैसिव फॉर्म ही लिखी हुई है, ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ये सही है। तो हैरी वाज अपॉइंटेड बाय समवन एल्स। क्या अपॉइंट किया गया उसको? लीडर। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहां आपकी कहानी खराब हो जाएगी क्योंकि लीडर लिखा हुआ है एक नाउन
और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सेंटेंस में अगर किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ना होता है तो हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने लिखा सी वेंट, और अगर मुझे बताना है कि वो कहाँ को गई या कब गई, मुझे बताना है कि वो मार्केट को गई, तो मार्केट को ऐसे लिख नहीं सकता क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर मार्केट को लिखना है मुझे, तो मुझे टू प्रीपोजिशन लिखनी पड़ती है, और टू प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। सी वेंट टू मार्केट। लेकिन यहाँ पर तो नाउन ऐसे ही लिखा हुआ है, ना कोई प्रीपोजिशन है ना कुछ है। ये क्या सिचुएशन हो रही है, समझ लेते हैं इस बात को। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर शी कॉल्ड मी हर ब्रदर। ये मैंने लिखा दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। रोज ही बता रहा हूं लगभग मैं ये सेंटेंस, समझ लें आप चीजों को ध्यान से। फिर यहां पर लिखा मैंने दे अपॉइंटेड मी कैप्टन। इन तीनों सेंटेंस को अगर पढ़ के देखोगे आप, तो ये वर्ब और ये वर्ब लिखी है मैंने। इस वर्ब के बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट ये लिखा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा है मैंने ये, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। और इस वर्ब को कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए, डाई का मतलब है दो, डाई ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए क्योंकि ये ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट ले सकती है। किससे पूछा, क्या पूछा। एक ऐसी वर्ब जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट ले सकती हो उसको कहा जाता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। किससे पूछा, क्या पूछा। जैसे एक सेंटेंस है आपके सामने, शी गेव मी अ पेन। किसको दिया, क्या दिया, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। पहला ऑब्जेक्ट ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा। किसको दिया, क्या दिया। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। पहला ऑब्जेक्ट रहा ये, दूसरा ऑब्जेक्ट रहा ये। उसी प्रकार से ये हो गई, यानी कि ये जो मैंने लिखा है, पहला इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, ये जो दूसरा और चौथा सेंटेंस मैंने लिखा है, ये दोनों के दोनों ही डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन पहले और तीसरे सेंटेंस में जो मैंने कॉल लिखी है, जो पॉइंट लिखी है, क्या ये भी डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। देखिए, डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने पास दो ऑब्जेक्ट ले सकती है, और प्रीपोजिशन की जरूरत थोड़ी ना है। फिर ऑब्जेक्ट जब ले रही है तो भाई ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ना यहाँ प्रीपोजिशन लगेगा ना यहाँ प्रीपोजिशन लगेगा। लेकिन क्या ये अपॉइंट और कॉल भी इसी नेचर की वर्ब है, नहीं है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है और ये जो मी है, ये जो पेन है और ये जो मी है, दोनों अलग अलग यूनिट है। मी एक अलग पर्सन है, क्वेश्चन एक अलग यूनिट है। लेकिन यहाँ पर जो हर ब्रदर बोला जा रहा है वो मी के बारे में ही कुछ बोला जा रहा है। ये जो कैप्टन जिसको बनाया है वो मी ही तो है। यानी कि यहाँ पर जो नाउन लिखा है और यहाँ पर जो नाउन लिखा है वो इस मी से रिलेशन में है, कनेक्शन में है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन एक अलग चीज है, मी अलग चीज है, पेन एक अलग चीज है, मी अलग चीज है। लेकिन अगर तीसरे और पहले सेंटेंस में देखेंगे, इसमें और इस वाले सेंटेंस में देखेंगे, तो हर ब्रदर किसको बोला जा रहा है, मी को ही बोला जा रहा है। यानी कि हर ब्रदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो मी के बारे में ही लिखी हुई कोई इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब वो मी का मीनिंग कंप्लीट कर रही है। मीनिंग कंप्लीट कर रही है तो उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये ट्रांजिटिव तो है, एक ऑब्जेक्ट लेने वाली ट्रांजिटिव है, इसको कहा जाता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने पास एक ऑब्जेक्ट लेती है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने पास दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब अपने पास एक ऑब्जेक्ट लेती हैं। और ये जो दूसरी नाउन फ्रेज लिखी हुई है, ये नाउन फ्रेज लिखी हुई है मी के बारे में ही कोई इंफॉर्मेशन, यानी कि मी का कॉम्प्लीमेंट हो रही है, उसका मीनिंग, उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रही है, उसका मीनिंग कंप्लीट कर रही है। और मी है ऑब्जेक्ट, तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से यहां ये जो कैप्टन लिखा हुआ है ये मी के बारे में ही कुछ है, तो ये है इस ऑब्जेक्ट का
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और चूंकि ये मी को मॉडिफाई कर सकता है या मी को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, उसके लिए आया है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए आया है, किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आया है, तो इसको एक एडजेक्टिव भी रिप्लेस कर सकता है। आप लिख सकते हो दे कॉल्ड मी स्टूपिड, शी कॉल्ड मी स्टूपिड, आप लिख सकते हो यहाँ पर शी कॉल्ड मी स्टूपिड। यहाँ पर लिख सकते हो शी कॉल्ड मी एरोगेंट। दोनों ही वर्ड मैंने एडजेक्टिव लिखे हैं, स्टूपिड भी और एरोगेंट भी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वर्ड या ये जो फ्रेज लिखा हुआ है, ये प्रोनाउन के लिए आया है। नॉन प्रोनाउन के लिए आया है, तो नॉन प्रोनाउन के लिए तो एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, इसीलिए हर ब्रदर को स्टूपिड ने और एरोगेंट ने रिप्लेस कर दिया। लेकिन क्या ये सी गेव मी स्टूपिड लिख सकते थे? यहाँ पर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ए पेन का मी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है गेव का। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इस तरह की वर्ब में। मैं लिख देता हूं यहाँ पर डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के ऊपर मैंने पूरा का पूरा लेक्चर डाला हुआ है, बीच बीच में तो मैं बताता ही रहता हूं, लेकिन अगर डिटेल में समझना है पूरे कंटेक्स्ट के साथ, अच्छे मीनिंग के साथ, तो वर्ब चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको ये लेक्चर, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी एक इनको कहा जाता है डाई ट्रांजिटिव, इनको आप मोनोट्रांजिटिव कह लीजिए, या कुछ लोग कह देते हैं इसको एट्रीब्यूटिव ट्रांजिटिव वर्ब, या एट्रीब्यूटिव डाई भी लगा देते हैं। वो तो डाई है नहीं, ये डाई तो तभी कह सकता हूं मैं जब इनको दो ऑब्जेक्ट ले, लेकिन वो ग्रामेरियंस लगा देते हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। एट्रीब्यूटिव ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एट्रीब्यूट बताया जा रहा हो, जो एक ऑब्जेक्ट हो, या ऑब्जेक्ट भी नहीं कह सकते, ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा है ये एट्रीब्यूट बताने के लिए लिखा है, किसका? इस ऑब्जेक्ट का। तो ऐसी वर्ब हो सकती है कॉल तो मैंने लिखी दी, अपॉइंट मैंने लिख दी, चूज, इलेक्ट, नॉमिनेट, नेम, मेक, etc। चलिए यहाँ आ जाइए। ठीक है, तो ये चूंकि इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, किसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? कहाँ है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट तो ये है ना भैया। अब ये सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये तो पैसिव लिखा हुआ है ना, इस पैसिव को जब एक्टिव बनाओगे तब तो ये ऑब्जेक्ट ही रहा होगा। हैरी वाज अपॉइंटेड को अगर लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे, दे अपॉइंटेड हैरी लीडर, इसी तरीके से तो लिखोगे, दे अपॉइंटेड हैरी लीडर। अपॉइंटेड मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव हो गई, इसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट हैरी, और लीडर हो गया इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जब इसका पैसिव बनाने की बात आई तो हैरी को कर दिया है हाँ वाज अपॉइंटेड, लेकिन लीडर तो ऐसी रहेगा, और दे को खा गए, बाई दैम कर दिया या नहीं कर दिया मुझे पता नहीं। ठीक है, तो यही तो लिखा हुआ है आपके सामने, हैरी वाज अपॉइंटेड लीडर। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलिए जरा, आज वैसी तबीयत खराब है थोड़ी सी। हैरी वाज अपॉइंटेड लीडर ऑफ प्रीपोजिशन अ ग्रुप। ठीक है, अब ये जो ऑफ अ ग्रुप है प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके लिए आई है? लीडर के लिए है, तो ये नाउन ही, भले से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो चूंकि नाउन के लिए आई है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। फिर से ऑफ लगा है प्रीपोजिशन, और यंग सोशल वर्कर्स हो गया नाउन, सोशल हो गया एडजेक्टिव, और ये दूसरा एडजेक्टिव। दो एडजेक्टिव एक नाउन के लिए आ सकते हैं, बस उनको लिखने का ऑर्डर सही होना चाहिए। तो प्रीपोजिशन ऑफ और यंग सोशल वर्कर्स हो गया उसके लिए ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन फ्रेज। ठीक है, यंग सोशल वर्कर्स हो गया नाउन फ्रेज। अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये इसका भी कोई फंक्शन होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। तो ये क्या है? ये इस ग्रुप के लिए एडजेक्टिव है। भाई ग्रुप नाउन है, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं हम? यंग सोशल वर्कर वाले ग्रुप की,
यंग सोशल वर्कर्स के ग्रुप की। तो ये ग्रुप अगर नाउन है तो इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई है ऑफ यंग सोशल वर्कर्स, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी एक तरह की एडजेक्टिव फ्रेज ही हो गई, ठीक है। डैट कंजंक्शन लग गया, ठीक है, देख लेते हैं। डैट कंजंक्शन लग गया, डैट कंजंक्शन लग गया क्योंकि दो क्लोजेस को जोड़ने की बात हो रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हैव एक्सेप्टेड फ्रेज लिखी हुई है, वर्ब फ्रेज लिखी हुई है, हैव हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कोई भी अगर वर्ब लिखी हुई है किसी क्लोज में, मेन वर्ब लिखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये तो मेन वर्ब हो रही है। अगर मेन वर्ब हो रही है तो इसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए। भाई नॉन फाइनाइट वर्ब होती है तो चलो चल जाता है, सेंटेंस में इधर उधर कहीं लिखा हुआ है जिसके लिए वो वर्ब आई होगी एडजेक्टिव बन के, या प्रेजेंट पार्टिसिपल बन के, या पास्ट पार्टिसिपल बन के, या इन्फिनेटिव बन के। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जीरेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और अगर ये सेंटेंस में आती हैं तो ज़रूरी नहीं है इनका सब्जेक्ट आसपास लिखा हो, इधर उधर कहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मेन वर्ब लगी है तो उससे पहले उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इट मीन्स ये जो डैट हो रहा है ये सब्जेक्ट भी का भी काम कर रहा है। और अगर डैट सब्जेक्ट हो रहा है तो लिखा किसके लिए गया है? डैट हैव एक्सेप्टेड। कि ये एक्चुअली में हैव एक्सेप्टेड का सब्जेक्ट होना किसे चाहिए था? यंग सोशल वर्कर्स को या वर्कर्स को। यानी कि वर्कर्स को हैव एक्सेप्टेड का सब्जेक्ट होना चाहिए था। वर्कर्स को बना नहीं सकते क्योंकि वो तो प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमने यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस किया। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में इसीलिए लगाए जाते हैं, वो रिलेट कर देते हैं अपने से पहले लिखे हुए वर्ड के मीनिंग को इस वाली क्लोज में, रिलेटिव क्लोज में। अब डैट ने क्या किया? इस वर्कर्स के मीनिंग को रिलेट कर दिया इस क्लोज में। सब्जेक्ट भी हो गया, कंजंक्शन भी हो गया, ठीक है। और ये लिखा गया है किसके लिए? अपने एंटीसीडेंट के लिए। एक्चुअली में ये जो डैट है सब्जेक्ट का काम कर रहा है हैव एक्सेप्टेड के लिए, और ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हैव एक्सेप्टेड। अब ये देखो जो एक्सेप्टेड है, ये जो एक्सेप्टेड वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो एक्शन नेचर का वर्ब है। एक्शन नेचर का वर्ब है तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात होनी चाहिए। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पर अगर ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं हम तो किसी चीज़ को ही तो एक्सेप्ट करते हैं, तो जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया होगा वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट। भाई मैं अगर किसी से कहूँ आई एक्सेप्टेड तो हम मुझसे पूछेगा ना व्हाट, तो इसका मतलब ये एक ऐसी वर्ब है एक्सेप्ट कि इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए अपने बाद व्हाट का रिप्लाई चाहिए। अगर मैं किसी से कहता हूं आई एक्सेप्टेड तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर दिया सेंटेंस ने? नहीं। जो भी सुनेगा वो पूछेगा व्हाट। इसका मतलब एक्सेप्ट या आई एक्सेप्ट कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रही है। उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, एक्सेप्ट को मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें व्हाट का रिप्लाई चाहिए, और व्हाट का रिप्लाई ही होता है ऑब्जेक्ट। और अगर हमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए या हमें एक्सेप्टेड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो वर्ब हो रही है ट्रांजिटिव। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट। ये लिखा है टू हेल्प एंड डेवलप। टू प्लस V1 इन्फिनेटिव लिखा है। इन्फिनेटिव मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो इन्फिनेटिव है नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं। नाउन होंगे तब जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे होंगे। यहाँ पर कर तो रहा है ऑब्जेक्ट का काम। भाई अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट ये इन्फिनेटिव बन गया। हालांकि इस इन्फिनेटिव को कंजंक्शन से जोड़कर लिखा गया है, हेल्प एंड डेवलप। टू हेल्प एंड डेवलप, ये पूरा का पूरा ही इसका इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आप अगर ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे टू हेल्प एंड टू डेवलप, ठीक है, ये है। एंड कंजंक्शन लगाया जाता है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है।
एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन लगाया जाता है सेम ऑर्डर की सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए। तो अगर आपने दो चीज़ें एक्सेप्ट की हैं, टू हेल्प करना भी एक्सेप्ट किया है और डेवलप करना भी एक्सेप्ट किया है, दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड टू डेवलप, यानी कि दो एक्टिविटीज आपने एक्सेप्ट की हैं, तो दोनों को एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। ठीक है, इस इन्फिनिटिव को और इस वाले इन्फिनिटिव को। अब ये जो टू है ना, इसको कॉमन कर देते हैं हम। यहाँ पे हम बिल्कुल मैथमेटिकल वे में चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ए बी सी, यहाँ पर लिखा है ए बी प्लस ए सी, तो हम क्या करते हैं, ए को कॉमन कर देते हैं बी प्लस सी। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही करते हैं हम। हमें पता है टू हेल्प यहाँ भी है, टू डेवलप यहाँ भी है, तो टू हेल्प और टू डेवलप को जोड़ने के बजाय टू हेल्प एंड डेवलप को जोड़ दो, हेल्प एंड डेवलप। बिल्कुल उसी मैथमेटिकल वे में चलते हैं हम। ये नेचुरल तरीका है इस टाइप की चीज़ों को लिखने का। तो एक्सेप्टेड, टू हेल्प एंड टू डेवलप, दो इन्फिनिटिव लिखे हैं एंड कंजंक्शन से जुड़कर। अब ये जो हेल्प है और डेवलप है, ये दोनों ही ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। भाई इन्फिनिटिव है तो सही, लेकिन इन्फिनिटिव भी तो वर्ब ही होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है इनको। तो अगर ये वर्ब हैं तो हेल्प एंड डेवलप इनका वर्ब वाला पार्ट है। हेल्प एंड डेवलप वाले वर्ब को अगर देखोगे आप, तो ये भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उनके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, द विलेज, है ना। क्या है, किसकी हेल्प करनी है, विलेज की, और क्या डेवलप करना है, विलेज। यानी कि व्हाट का रिप्लाई हो रहा है ये, यानी कि नाउन फ्रेज द विलेज ऑब्जेक्ट हो गया। इन प्रीपोजिशन हो गई 3 मंथ, नाउन, और 3 हो गया उसके लिए डिटर्मिनर, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन 3 मंथ्स, ये हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, गलती इसी वाले पार्ट में है। गलती तो एक्चुअली यहां पर है, ये देखो, अगर ये वाली जो क्लोज है डेट कंजंक्शन से जोड़ के बन रही है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, मेन क्लोज अगर पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में होना चाहिए। गलती तो आप सभी ने निकाल ली होगी, ये तो रटा रटाया रूल है कि मेन क्लोज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज को ही पास्ट में बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो डिपेंडेंट क्लोज होती है। जब वो डिपेंड क्लोज होती है तो वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड कर रही है, यानी कि ये वर्ब एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड कर रही है इस वाली वर्ब पर, मेन क्लोज वाली वर्ब पर। तो जो मेन क्लोज का टाइम है वही इसका टाइम हो जाएगा, वही इसका टेंस हो जाएगा, तो ये भी पास्ट में जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 110 सेंटेंस। ओके, हो सकता है आपको ये अप्रोच भारी भरकम टाइम टेकिंग लग रही हो, लेकिन आपको इतनी डिटेल में, इतनी बारीकियों के साथ काम करना ही पड़ेगा अगर आप उन सारे दूसरे स्टूडेंट्स से अलग दिखना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट अप्रोच है इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करने के लिए। अगर आप कम समय में ही अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग या उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हैं कि लाओ हमारे सामने कोई भी सेंटेंस रख दो, हम समझ जाएंगे कि वो क्या लिखा हुआ है, तो आपको इसी अप्रोच से काम करना चाहिए। आपको ये अप्रोच अपनानी चाहिए, घर पे इस तरह से प्रैक्टिस करें। किसी सेंटेंस में दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।